करण का सवाल सुनकर साशा ने अपनी नजरें झुका ली थी। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हमारे ऑर्फनेज में हर तरह के बच्चे रहते थे। उनमें से बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो टेक्निकली बहुत ज्यादा एडवांस थे। मैंने उनसे ये सब करना सीखा। ओह आई सी। करण ने अब एक गहरी सांस लेते हुए उसकी तरफ देखा। तुम बहुत स्मार्ट हो साशा, इसलिए तुमने ये सारी चीजें आसानी से सीख ली, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान तुम्हारे लिए सोनल को टारगेट करना था, राइट? उसकी बात सुनकर साशा एकदम इरिटेट हो गई थी कि तुम अब भी उसकी साइड ले रहे हो। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, है ना? तुम मुझे गलत समझ रही हो साशा। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुमने किया है वो बिल्कुल गलत था और तुम्हें अपनी इस गलती को एक्सेप्ट करना भी चाहिए। Now can you please tell me why did you do all that? करण ने उसे एकदम सीरियस होकर समझाने की कोशिश करते हुए कहा। साशा कुछ पलों तक तो उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए जवाब दिया, Because I hate her. साशा की आवाज में मौजूद कड़वाहट और नफरत को महसूस कर करण एकदम से शॉक्ड हो गया था। जब तक वो हमारी लाइफ में नहीं आई थी तब तक सब कुछ कितना अच्छा था। तुम सिर्फ मेरी क्या करते थे। मुझे आज भी याद है तुम किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन जब सोनल ने हमारे ऑर्फनेज में आना शुरू किया तब तुमने उससे बातें करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसके साथ अपनी फीलिंग्स और अपने सपने भी शेयर करने लगे थे। तुमने कभी मुझसे तो ये सब बातें नहीं की थी, क्यों? उसने तुम्हें बताया था कि वो बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी फैशन डिजाइनर ही बनूंगी। मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक दिन मैं तुम तक पहुंच सकूं। मैंने सोचा अगर मैं एक दिन सक्सेसफुल डिजाइनर बन जाऊंगी तो शायद तुम मुझे नोटिस करोगे, शायद तुम मुझे अपने कपड़े डिजाइन करने का भी मौका दोगे। फिर एक दिन तुम वापस आ गए, लेकिन इस बार भी तुमने सोनल को ही चुना। कहते कहते साशा की आवाज में गुस्सा झलकने लगा था। क्यों किट्टू? क्यों मेरी मेहनत में कोई कमी थी? क्या मैं अच्छी डिजाइनर नहीं हूँ? फिर भी हर बार तुमने उसे क्यों इतना सपोर्ट दिया? उसे याद भी नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली थी। मेरे लिए तो बस तुम्हें मेरी फैमिली थे, बस एक तुम ही तो थे जिस पर मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और हमेशा करती रहूंगी। लेकिन जब तुमने अपनी ड्रेस डिजाइन करने के लिए सोनल को चुना ना, तब मुझसे और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैंने ये सब क्यों किया, तो सुनो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और आज मेरी जो हालत है ना वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। उस दिन जब तुम सोनल को अपने साथ डिनर के लिए लेकर जा रहे थे तो मैंने तुम्हारी कार में एक बुके देखा था। वो बुके सोनल के लिए था ना, लेकिन तुमने झूठ बोल दिया कि वो तुम्हें किसी फैन ने दिया है। बस उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सोनल का पूरा करियर बर्बाद कर दूंगी। मैं चाहती थी कि तुम उससे नफरत करो और इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया। करण को यकीन नहीं हो रहा था कि साशा उसके लिए इस कदर पॉसेसिव हो गई थी कि बिना किसी वजह के ही उसने सोनल के साथ इतना सब कर डाला था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है साशा, उसने अब गुस्से से साशा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर साशा पागलों की तरह हंसने लगी। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हूं मैं, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और की परवाह करते हुए नहीं देख सकती। करण ने अब कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, साशा तुम भी जानती हो सोनल कितनी अच्छी लड़की है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, तुम्हारा भी नहीं। फिर तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी ना, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, और तुम्हें गलत करना ही था तो तुमने मेरे साथ क्यों नहीं किया? उसकी बात सुनकर साशा ने तुरंत ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हें कभी कुछ गलत करने की सोच भी नहीं सकती हूँ। करण ने अब डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, साशा जो तुमने किया है वो क्राइम है और इसके लिए तुम्हें सजा भी मिलनी चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला हूँ। कानून तुम्हें जो भी सजा देगा वो पूरी करनी होगी तुम्हें। हाँ, एक वादा जरूर है मेरा कि जब तुम यहाँ से बाहर आओगी तो तुम्हारे फ्यूचर की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं तुम्हें फिर से एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने में हेल्प करूंगा। इतना कहकर करण जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। साशा ने भले ही जो भी किया हो, लेकिन करण को उसके लिए सचमुच बहुत अफसोस हो रहा था। उसने अपनी पूरी लाइफ अकेले स्ट्रगल करते हुए बिता दी थी। उसने करण को अपना सच्चा दोस्त भी माना और सिर्फ उसी की अटेंशन पाने के लिए इतना बड़ा क्राइम करने से पहले उसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि इससे उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है। इसलिए करण ने डिसाइड किया कि वो उसे फ्यूचर में अपनी लाइफ में सेटल होने में हेल्प करेगा। उसे जाते देखकर साशा एकदम से पैनिक होने लगी थी। उसने घबराहट में उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ मत जाओ। मैं जानती हूँ तुम आज मेरी परवाह करते हो, तुम्हारी लाइफ में भी मुझसे बढ़कर और कोई नहीं, तभी तो तुम मेरे बुलाने पर यहाँ चले आए किट्टू। जाते जाते करण ने एक बार पलटकर साशा की तरफ देखा, जिसे अब दो लेडी कांस्टेबल्स ने पकड़ रखा था। उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए वो लगातार स्ट्रगल कर रही थी। उसे उसकी इस हालत पर सचमुच बहुत अफसोस हो रहा था। उसने साशा को आखिरी बार समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे बताया गया था कि तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो और पुलिस के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रही हो। तुम्हारी डिमांड थी कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि तुम खुद ही पुलिस के सामने सब कुछ कन्फेस कर लो। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना है। इतना कहकर वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद उसने अपना फोन निकाला और सोनल को कॉल कर दिया। करण ने सोनल को कॉल करके मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनल उससे मिलने के लिए तैयार होगी, लेकिन जब उसने कहा कि वो आ रही है तो करण की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। रेस्टोरेंट में एसी ऑन होने की वजह से अंदर का टेंपरेचर काफी कंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी सोनल को अपने सामने देखकर घबराहट के कारण करण को पसीना आने लगा था। सोनल चुपचाप अपने हाथों में जूस का ग्लास थामे जूस पी रही थी। क्यों भाई? करण ने किसी तरह डरते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सोनल ने अपनी नजरें उठाते हुए उसकी तरफ देखा। करण ने अब अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर बोला, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। उसे घबराते देखकर सोनल को हंसी आ रही थी। उसने करण की तरफ देखते हुए कहा, रिलैक्स, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं था। इतना कहकर सोनल एक पल के लिए रुकी और फिर जूस का ग्लास वापस टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, बाय द वे, तुम शुरू से जानते थे ना कि मैं कौन हूं? सोनल से नाराज नहीं है ये देखकर अब करण रिलैक्स हो गया था। उसने भी एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जब उसने सोनल को पहली बार फैशन हब के बाहर देखा था तभी वो उसे पहचान गया था। वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आने ही वाला था
कि सोनल आकर उसकी कार के साइड में खड़ी होकर उसके ग्लास को मिरर की तरह यूज करने लगी। उसे इतने सालों बाद अपने सामने देखकर एक पल को तो उसे यकीन ही नहीं हुआ था। आई एम सॉरी करण, अगर साशा ने मुझे इस बारे में नहीं बताया होता तो शायद मैं तुम्हें कभी पहचान भी नहीं पाती। सोनल ने इस बार थोड़े अफसोस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा। बाय द वे, साशा कह रही थी कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स की वजह से वो ऑर्फनेज छोड़ना पड़ा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। कहाँ थे तुम इतने सालों तक? उसकी बात सुनकर अब करण के चेहरे पर एकदम बड़ी वाली स्माइल आ गई थी। तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले तुम मिस्टर रॉय से मिली थी इसी बिजनेस डील के सिलसिले में? सोनल को थोड़ी हैरानी भी हुई कि अचानक करण मिस्टर रॉय का जिक्र क्यों कर रहा है। हाँ, लेकिन इन सब से उनका क्या कनेक्शन है ना कनेक्शन, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ था। इन शॉर्ट, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। मुझे मिस्टर रॉय ने, आई मीन डैड से तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मिलवाया था। उस वक्त तक मॉम और डैड का अपना कोई बच्चा नहीं था। बाद में डैड की हेल्थ खराब होने की वजह से उन्हें यूएस शिफ्ट होना पड़ा। मैं भी उनके साथ यूएस चला गया था, इसलिए यहाँ किसी से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। करण ने उसे पूरी बात बताते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। सोनल ने थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम विमल अंकल के बेटे हो? वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ। विमल अंकल वाकई बहुत अच्छे इंसान है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली मिली है। करण ने अब एक स्माइल के साथ सोनल की तरफ देखते हुए कहा। और मुझे इस अच्छी फैमिली से मिलवाने वाले भी तुम्हारे पेरेंट्स ही थे। सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। उसकी बात सुनकर सोनल को भी अपने पेरेंट्स की याद आने लगी थी। मॉम हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में बातें किया करती थी। शायद ये भी एक रीजन था कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। डैड की हेल्थ लगातार खराब ही रहने लगी थी और मैं भी अपनी स्टडीज में बिजी रहता था। इस वजह से कभी किसी को यहाँ आकर तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम पहले डैड यहाँ इंडिया आए थे अपनी बिजनेस से जुड़ी कुछ डील्स के लिए। मैं उस वक्त अपने कॉन्सर्ट्स में बिजी था, इसलिए मैं उस वक्त उनके साथ नहीं आ पाया था। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। अब उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जितना मैंने उसके बारे में सुना था, उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता होगा। पर अब मुझे भी यकीन हो गया है कि सिद्धार्थ तुम्हारी बहुत केयर करता है। सो अब मैं भी रिलैक्स्ड हो गया हूँ। उसकी बात सुनकर सोनल के फेस पर भी स्माइल आ गई थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब तुमने मुझे पहचान लिया था तो फिर कभी मुझे बताया क्यों नहीं तुमने कि तुम कौन हो? सोनल की बात सुनकर एक पल के लिए करण के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी थी, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। मुझे लगा शायद तुम पुरानी बातों को याद करके अपसेट हो जाओगी, इसलिए सब जैसा चल रहा था मैंने वैसा ही चलने दिया। फिर उसने थोड़ी परेशानी से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। सोनल, साशा ने जो भी किया उसकी वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? आई स्वेयर मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। सोनल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। रिलैक्स करण, मैं सच में तुमसे नाराज नहीं हूँ। मेरी तरह तुमने भी तो नहीं पहचाना था ना उसे। उसने भले ही अपने स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि उसने ये सब तुम्हारी वजह से किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इन सब चीजों में कोई लेना देना नहीं है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए जो कुछ भी उसने किया है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही है, कोई और नहीं। करण अब तक तो बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा था। बेसिकली सोनल का सामना करने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब सोनल के समझाने के बाद उसका गिल्ट भी कम हो गया था। थोड़ी देर तक करण के साथ बातें करने के बाद सोनल वापस घर आ गई। वैसे भी उसे फैशन शो के लिए डिजाइन तैयार करने थे, इसके लिए उसके पास केवल आज और कल तक का ही टाइम था। फैक्ट्री को भी सारी ड्रेसेस तैयार करने में कम से कम एक दिन का वक्त तो लग ही जाता, इसलिए टाइम पर काम खत्म करना भी बहुत जरूरी था। जैसे ही सोनल घर पहुंची, आशा ने उसे वेलकम करते हुए पूछा, मैडम मैंने आपके लिए लंच रेडी कर दिया है, आप कुछ खाएंगी? लेकिन सोनल का अभी कुछ भी खाने का मूड नहीं था, सो उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं आशा जी, मेरा अभी मूड नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाद में कुछ खा लूंगी। उसे जाते देखकर आशा को अचानक कुछ याद आया और उसने एकदम से हड़बड़ी में सोनल को रोकते हुए कहा, मैडम मैं आपको बताना ही भूल गई, सर ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने बताया कि आपको चोट लगी है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आई हूँ। सो ने कहा कि मैं याद से आपको वो लगा दूं। इतना कहकर उसने पास पड़ी टेबल से कुछ दवाइयां उठाते हुए कहा, आप कहें तो मैं अभी लगा देती हूँ। सिद्धार्थ अपनी बिजनेस डील्स के लिए रात को ही इतनी हड़बड़ी में वापस शहर से बाहर चला गया था, लेकिन वहां जाकर भी उसे सोनल का इतना ख्याल था, ये देखकर सोनल थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी। कल रात जब वो घर आई ना, तब भी सिद्धार्थ उससे चैटिंग कर रहा था। एक्चुअली वो चाहती थी कि जब तक सिद्धार्थ अपने होटल तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक वो उसके साथ ही बात करते हुए जाती रही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद वो इतना ज्यादा थक गई थी कि बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। सिद्धार्थ ने भी उसे ऑफलाइन देखकर फिर उसे कोई मैसेज नहीं किया था। सुबह 5 बजे जब उसकी नींद खुली तब उसे सिद्धार्थ का मैसेज मिला था, जिसमें उसने बताया था कि वो सेफली होटल पहुंच गया है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने कामों में ही बिजी हो गई थी, जिस वजह से उसे अपनी चोट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं भूला था। आप ये मेडिसिन मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही लगा लूंगी। आशा ने तुरंत मेडिसिन का पैकेट उसके हाथों में दे दिया। अब सर कह रहे थे उन्होंने आपके लिए एक ड्राइविंग टीचर हायर किया है, वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। सोनल पहले तो उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, मगर फिर उसने आशा की तरफ देखते हुए कहा, ओके अगर वो आ जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना कहकर वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने रूम में चली गई। बलदेव और कविता किंजल को लेकर इस वक्त कपूर मैंशन आए हुए थे। सिद्धार्थ ने तो उनकी कोई भी बात सुनने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि उत्कर्ष और सेजल उनके इतने सालों की दोस्ती का मान जरूर रखेंगे। इसलिए आज बलदेव ने सुबह ही उत्कर्ष को कॉल करके बता दिया था कि वो उससे मिलने आ रहा है। कल रात सिद्धार्थ के जाने के बाद बलदेव और कविता ने उस पेन ड्राइव में मौजूद सारी फाइल्स को अच्छी तरह चेक किया था। उसे देखने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। किंजल ने सोनल के साथ जो कुछ भी गलत किया था, उन सबका प्रूफ उस पेन ड्राइव में मौजूद था। किंजल ने चाहे कितना ही गलत काम क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी हर पेरेंट्स की तरह बलदेव और कविता भी अपनी बेटी को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए रात भर अच्छे से सोचने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो उत्कर्ष और सेजल से इस बारे में बात जरूर करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सिद्धार्थ को अपना डिसीजन वापस लेने के लिए मना लें। वो तीनों ही इस वक्त कपूर मैंशन के आलीशान लिविंग रूम में बैठे हुए थे। उत्कर्ष ने एक स्माइल के साथ बलदेव की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, ये चाय मैंने खास दार्जिलिंग से मंगवाई है,
जरा इसे पीकर देखो, तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आएगा। बलदेव ने कप हाथ में पकड़ते हुए एक बार चाय की तरफ देखा, लेकिन फिर उसे वापस टेबल पर रख दिया। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, यार उत्कर्ष, आज मैं यहाँ तेरे पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। आई होप तू हमारी बात को समझेगा। सेजल ने भी चाय का एक कप उठा लिया था, लेकिन ये देखकर उत्कर्ष ने तुरंत उसके हाथ से कप लेकर वापस टेबल पर रखते हुए कहा, ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आती है, इसलिए आज से तुम्हारी चाय बंद, तुम ये जूस पियो। कहते हुए उसने सेजल के हाथ में जूस का ग्लास पकड़ा दिया। उसके बाद उसने बलदेव की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ अब बोल, क्या बात करनी थी तुझे? बलदेव को उसे सारी बात बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसे चुप देखकर आखिर कविता ने ही बोलना शुरू किया, भाई साहब अब मैं क्या बताऊं आपको, किंजल से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सिद्धार्थ बहुत ज्यादा नाराज हो गया है। कल रात वो हमारे घर आया था, उसने हमसे कहा कि हम किंजल को इंडिया से बाहर भेज दें। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। कविता की बात सुनकर उत्कर्ष का चेहरा एकदम सीरियस हो गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेजल कविता की बातें सुनकर एकदम से सरप्राइज हो गई थी। उसने किंजल की तरफ देखते हुए पूछा, अब मैं मानती हूँ कि सुड्डू को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन ऐसा डिसीजन तो वो कभी नहीं लेता। अरे आखिर ऐसा भी क्या कर दिया किंजल ने उसके साथ कि उसे इतना गुस्सा आ गया? सेजल की बात सुनकर कविता के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी, लेकिन उसके पास सेजल और उत्कर्ष को सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सो उसने अब तक जो भी हुआ था वो सब कुछ उन दोनों को बता दिया। ये भी कि कल सोनल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सेजल ये सुनकर एकदम से परेशान हो गई थी। उसने उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, हाँ इतना सब कुछ हो गया और किसी ने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? फिर कविता को देखते हुए उसने पूछा, अभी कहाँ है सोनल, वो ठीक तो है? कविता ने थोड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ जवाब दिया, हाँ सिद्धार्थ ने कल ही उसकी बेल करवा दी थी। ये सुनकर सेजल ने राहत की सांस ली। कविता ने अब उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सेजल मैं आज यहाँ तुमसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज सिद्धार्थ को समझाओ ना, किंजल अभी बच्ची है, हम उसे इतनी दूर कैसे भेज सकते हैं? वहाँ इसका ख्याल कौन रखेगा? और फिर हमारी एक ही तो बेटी है, अगर हम उसे भी इतनी दूर भेज देंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? सिद्धार्थ ने भले ही शादी कर ली थी, लेकिन वो किंजल की शादी यहीं इंडिया में किसी दूसरे लड़के से तो तय कर ही सकते थे। इस तरीके से वो किंजल को हमेशा अपने पास रख सकते थे। लेकिन अब सिद्धार्थ ने उनके सामने जो कंडीशन रखी थी उसके बाद ये इम्पॉसिबल सा हो गया था। सिद्धार्थ ने साफ कहा था कि अब वो कभी किंजल की शक्ल इंडिया में नहीं देखना चाहता है। इस तरह तो उसे अपनी पूरी जिंदगी इंडिया से बाहर ही बितानी पड़ जाएगी। किंजल अब तक चुपचाप अपना सिर झुकाए उन दोनों की बगल में बैठी हुई थी। ये देखकर कविता ने उसे कोहनी मारते हुए अपनी आंखों के इशारे से उसे माफी मांगने को कहा। किंजल ने तुरंत उत्कर्ष और सेजल की तरफ देखते हुए कहा, अंकल आंटी मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं मॉम डैड को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। आप प्लीज सिद्धार्थ से कहिए ना कि वो बस एक बार मुझे माफ कर दे। इतना कहकर किंजल हल्के से सुबकते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। कविता के सब कुछ बता देने के बाद अब बलदेव ने भी उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, उत्कर्ष आई एम सॉरी कि हमें तुझसे ऐसी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, लेकिन जो हो गया है उसे बदला भी तो नहीं जा सकता ना। मैं मानता हूँ कि किंजल को हमारे ही लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, लेकिन इस बार तो इसने सच में हद कर दी है। लेकिन फिर भी यार हमारी दोस्ती की खातिर बस एक बार सिद्धार्थ को मना ले। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं खुद किंजल की अच्छी तरह खबर लूंगा, ताकि आगे से कभी ऐसी कोई गलती करने की ये सोचे भी नहीं। इस पूरे टाइम उत्कर्ष खामोशी से बैठकर उन तीनों की बातें सुन रहे थे। उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। ये देखकर कविता और बलदेव के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आने लगी थी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद आखिर में उत्कर्ष ने सेजल की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए? सेजल ने चौंक कर उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं बताऊं? उत्कर्ष ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। कविता ने जब देखा कि उत्कर्ष ने सेजल से डिसीजन लेने को कहा है तो वो मन ही मन खुश हो गई थी। सेजल बहुत ज्यादा इनोसेंट थी और वो कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती थी। और फिर पिछले कई सालों से सेजल और कविता काफी अच्छी फ्रेंड्स भी थी। वो दोनों अक्सर साथ में पार्लर और किटी पार्टीज जाया करती थी। और फिर सेजल खुद भी तो एक माँ थी ना, एक माँ के दर्द को एक माँ ही समझ सकती थी। इसलिए कविता को लग रहा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, सेजल सिद्धार्थ को जरूर मना लेगी। सेजल ने अपने सामने उन तीनों लोगों के ऊपर एक नजर डाली और फिर बोली, उत्कर्ष सिद्धार्थ अब कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया है। बिजनेस हो या फैमिली, अब वो खुद अपने लिए सारे डिसीजंस लेने लगा है। अगर उसने ऐसा कोई फैसला लिया है तो खुद सोच समझ कर ही लिया होगा। इतना कहकर उसने कविता की तरफ अफसोस के साथ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी कविता, लेकिन मैं मेरे बेटे के डिसीजन को सपोर्ट करूंगी। सेजल की बात सुनकर कविता एकदम शॉक्ड हो गई थी। उसे तो लगा था कि सेजल उसे सपोर्ट करेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा था। ये तुम क्या कह रही हो सेजल? घबराहट में उसके मुंह से बस इतना ही निकला। दूसरी तरफ सेजल की बात सुनकर किंजल भी एकदम पैनिक हो गई थी। हाँ आंटी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज मुझे अपने घर और अपनी फैमिली से दूर मत कीजिए। मैं यही रहना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं फिर कभी कुछ ऐसा करने की सोचूंगी भी नहीं आंटी। बलदेव ने भी परेशानी से उत्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, उत्कर्ष प्लीज बस एक आखिरी बार हमारी हेल्प कर दे यार। मैं जानता हूँ भले ही तूने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे के हाथ में दे दी है, लेकिन आज भी इस घर में सिर्फ तेरी ही बात चलती है। अरे अगर तू कहेगा तो सब तेरी बात मानेंगे, प्लीज सिद्धार्थ को मना ले यार। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने सेजल की तरफ देखते हुए कहा, गलत कह रहा है तू बलदेव, इस फैमिली में हमेशा से सिर्फ सेजल की ही मर्जी चलती आई है और आज भी यहाँ वही होगा जो सेजल चाहती है। उसकी बात सुनकर बलदेव के चेहरे का रंग उड़ गया था। इनडायरेक्टली उत्कर्ष ने उससे कह दिया था कि किंजल को अब इंडिया छोड़कर जाना ही होगा। कविता ने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब ऐसा मत कहिए, इतने सालों से हमारी फैमिली के बीच इतने अच्छे रिश्ते हैं, इसे ऐसे खत्म मत कीजिए। इतने सालों में हमने शायद ही आपसे कभी कुछ मांगा होगा, आज पहली बार हम आपसे अपनी बेटी के लिए माफी की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बदले आप जो चाहें हम करने को तैयार हैं, लेकिन इसे हमसे दूर मत कीजिए। एक ही तो बच्ची है हमारी, वो भी हमसे दूर हो जाएगी तो कैसे जी पाएंगे हम? हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है, प्लीज उसे हमसे अलग मत कीजिए। कहते कहते कविता की आंखों में आंसू आ गए थे। सेजल ने अब अपने हाथों में पकड़ा हुआ जूस का ग्लास टेबल पर रखते हुए एक बार कविता की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, कविता मैं समझ सकती हूँ किंजल के दूर जाने से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन सोनल भी मेरी बेटी है। उसके साथ जो हुआ उससे मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। जितनी फिक्र तुम्हें अपनी बच्ची की है उतनी ही मुझे भी अपनी बच्ची की परवाह है। कविता को सेजल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने सीधे सीधे उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था। इस वजह से वो थोड़ी नाराज भी थी। बलदेव ने डिसअपॉइंटमेंट के साथ कविता के कंधे थपथपाते हुए उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश की। उसके बाद वो सीधे उत्कर्ष की तरफ मुड़ते हुए बोला,
उत्कर्ष, मैं खुद भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट तेरे पास लेकर नहीं आना चाहता था। मुझे जो कहना था वो सब मैं तुझसे कह चुका हूँ, और कुछ नहीं तो हमारी दोस्ती के लिए प्लीज सिद्धार्थ को मना ले। उसकी बात सुनकर अब उत्कर्ष ने भी एकदम सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने और मेरी फैमिली ने हमेशा से इस दोस्ती को निभाया है बलदेव, लेकिन तुम्हारी बेटी ने इस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं की। हाँ ठीक है, वो अभी बच्ची है, उससे गलती हो गई, लेकिन इस बात से तू भी इनकार नहीं कर सकता कि उसकी गलती माफी के लायक नहीं है। अगर उसने ये गलती एक बार की होती तो शायद मैं इस बारे में सोचता, मगर इसने दो बार सोनल को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसने सोनल को ड्रग्स देने जैसा घटिया काम किया है। अगर उस दिन होटल के उस कमरे में सिद्धार्थ टाइम पर नहीं पहुंचता तो क्या होता? ये सोचा है तुमने? एक लड़की होकर भी इसने दूसरी लड़की के साथ ऐसी हरकत की? नहीं, इसकी ये गलती माफी के लायक नहीं है। इतना कहकर उत्कर्ष ने एक पल को रुकते हुए सेजल की तरफ देखा और फिर बलदेव और कविता की तरफ देखते हुए बोला, जैसा कि सेजल ने कहा, सोनल अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, वो बेटी है इस घर की। अगर तुम्हारी बेटी के साथ किसी ने ऐसी हरकत की होती तो क्या तुम उसे माफ कर देते? बलदेव के सवाल का उत्कर्ष के पास कोई जवाब नहीं था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। उत्कर्ष ने केटल से अपने सामने पड़े कप में पानी उड़ेलते हुए कहा, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, अब इससे ज्यादा मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। उसका डिसीजन सुनकर अब किंजल को रोना आ रहा था। अंकल, मैंने आपको कभी डैड से कम नहीं समझा है, हमेशा आपको उतनी रिस्पेक्ट दी है। आपके सामने मैं बड़ी हुई हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से दूर मत भेजिए, मैं नहीं जाना चाहती अंकल। कविता की भी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने किंजल को अपने गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, आप एक बार ठंडे दिमाग से इस बारे में सोच कर देखिए, किंजल को तो इस बारे में पता तक नहीं था कि सोनल सिद्धार्थ की वाइफ है। उत्कर्ष ने थोड़ी सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं जानने का मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे कर सकती है। सोनल ही क्यों, किसी भी लड़की के साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो किंजल ने किया है। बलदेव ने आज तक कभी किसी के सामने इतनी रिक्वेस्ट नहीं की थी जितनी आज उसे उत्कर्ष के सामने करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उत्कर्ष अपने फैसले को बदलने के लिए तैयार ही नहीं था। इस बात से अब वो एकदम इरिटेट हो रहा था। उसने भी अब नाराजगी से उत्कर्ष की तरफ देखते हुए पूछा, तो मैं इसे तुम्हारा फाइनल डिसीजन समझूं? मुझे लगा था तुम्हें अपनी दोस्ती की कुछ तो कदर होगी, लेकिन शायद मैं गलत था। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसने बलदेव की तरफ तंज कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने हमारी दोस्ती की परवाह नहीं की होती तो आज किंजल इतने आराम से इंडिया से बाहर अब्रॉड में जाकर सेटल होने के बारे में सोच भी पाती? तुम्हें लगता है कि कपूर खानदान की बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी इसे कितनी आसान पनिशमेंट मिल सकती थी? उत्कर्ष की बात सुनकर बलदेव, कविता और किंजल तीनों ही शॉक्ड हो गए थे। कल रात सिद्धार्थ ने भी तो उसे कुछ ऐसा ही कहा था ना। अगर उसे वाकई किंजल को सजा देनी होती तो वो किंजल के साथ भी वही सब करवा सकता था जो किंजल ने सोनल के साथ किया था। आज साबित हो गया था कि सिद्धार्थ पूरी तरह अपने बाप पर ही गया था। उत्कर्ष की बात सुनकर सेजल को उसके ऊपर प्राउड फील हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उत्कर्ष ने अब सख्त आवाज में बलदेव की तरफ देखते हुए कहा, बलदेव तू मुझे आज से नहीं तब से जानता है जब हम साथ में कॉलेज जाया करते थे। तुझे भी अच्छी तरह पता है कि मैं एक बार जो डिसीजन ले लेता हूं फिर उससे पीछे नहीं हटता। उत्कर्ष और सेजल की बातें सुनकर अब कविता की सारी उम्मीदें खोने लगी थी, लेकिन अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से दूर भेजने के ख्याल से ही उसे रोना आ रहा था। उसने किंजल को पकड़कर खींचते हुए उसे उन दोनों से माफी मांगने को कहा। किंजल भी तुरंत अपनी जगह से उठकर सेजल के पैरों के पास आ गई। आंटी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए आंटी प्लीज। कविता ने भी उसे सपोर्ट करते हुए कहा, हाँ सेजल, जानती हूँ किंजल ने जो किया है उससे आप लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। ये हमारी गलती है कि हम अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, लेकिन हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। मैं सोनल को अपना सिटी सेंटर वाला बंगला भी देने को तैयार हूँ। आज की डेट में उस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है और किंजल खुद उसके पैरों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगी। प्लीज सेजल, अब तो मान जाओ, माफ कर दो इसे प्लीज। उसकी बात सुनकर उत्कर्ष ने थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने ये ऑफर सिद्धार्थ को नहीं दिया था? किंजल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, डैड ने कल रात सिद्धार्थ से इस बारे में भी बात की थी। उत्कर्ष के फेस पर स्माइल आ गई थी। ओह, तो क्या कहा उसने? कविता ने एकदम से हताश होते हुए कहा, उसने इनकार कर दिया। उत्कर्ष के चेहरे की स्माइल अब और भी गहरा गई थी। जो ऑफर हमारा बेटा ठुकरा चुका है उसे हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? और जैसा कि अभी सेजल ने कहा कि हम अपने बेटे के डिसीजन को ही सपोर्ट करेंगे। उत्कर्ष अब आप कुछ भी कहने या सुनने के मूड में नहीं थे, सो उन्होंने उठते हुए सेजल से कहा, जान तुम्हें याद है मैं लास्ट वीक कुछ रोज प्लांट्स लेकर आया था और तुमने कहा था कि तुम्हें उनमें जल्दी से जल्दी फ्लावर्स देखने हैं। मुझे आज ही गार्डन ने बताया था कि गार्डन में लगे सारे रोज प्लांट्स में फ्लावर्स आ गए हैं। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। कहते हुए उत्कर्ष ने सेजल की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। सेजल ने एक स्माइल के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों बैकयार्ड की तरफ बढ़ गए। जाने से पहले उत्कर्ष ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बलदेव और कविता अब भी उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन उत्कर्ष ने उनकी नजरों को इग्नोर कर अफसोस के साथ कहा, सॉरी यार, मैं तेरे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा आज। इसके बाद उसने वापस सेजल की तरफ मुड़ते हुए कहा, लेट्स गो, यू विल लव इट। बलदेव आज पहली बार खुद को इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था। आज पहली बार उसके दोस्त के घर में उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। उसे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह थी, लेकिन कहते हैं ना कि अपनी औलाद के प्यार के आगे आदमी के लिए हर चीज छोटी हो जाती है। इसलिए उत्कर्ष के मना करने के बावजूद उसने एक बार और कोशिश करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। उत्कर्ष, हमारे पास अब भी एक हफ्ते का टाइम है, प्लीज इस बारे में एक और बार सोचना जरूर। लेकिन उसकी बात का जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। उत्कर्ष ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। कविता ने किंजल को उठाकर अपने गले से लगा लिया और बलदेव की तरफ देखती हुई बोली, ये लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अब हम क्या करेंगे? बलदेव ने इतनी देर से जिस गुस्से को कंट्रोल करके रखा हुआ था वो अब कविता के सवाल पर फूट कर बाहर आ गया। ये तुम मुझसे पूछ रही हो, तुम ही बताओ मैं क्या करूं अब यहाँ कपूर मैंशन में रुकने का कोई फायदा नहीं था। वो तीनों चुपचाप वहां से बाहर निकल गए थे। कपूर मैंशन के गेट से बाहर आने के बाद एक बार फिर से बलदेव का गुस्सा भड़कने लगा था। किंजल ने जो किया था उसके बाद उत्कर्ष और उसकी बरसों पुरानी दोस्ती भी खत्म होने की कगार पर आ गई थी। बलदेव खुद बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और उसकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट भी थी। आज तक उसके साथ किसी ने भी ऐसे बिहेव नहीं किया था जैसे उत्कर्ष ने किया। बिना किसी गलती के भी उसे आज बार बार उत्कर्ष से माफी मांगनी पड़ी थी और तो और उसका गुस्सा भी झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और ये सब सोच सोचकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कविता के ऊपर गुस्से से भड़कते हुए कहा, अब तो खुश हो ना तुम्हारी बेटी ने आज मुझे अपने दोस्त के सामने भी सिर उठाकर बात करने के लायक नहीं छोड़ा है। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। लेकिन उसकी बात सुनकर कविता भी एकदम से चिढ़ गई थी। उसने भी गुस्से में बलदेव की तरफ देखते हुए जवाब दिया,
कहना क्या चाहते हैं आप? इन सबकी जिम्मेदार अकेली मैं हूँ? क्या मैं अकेले उसे लाड प्यार करती हूँ? अरे मुझसे ज्यादा तो आप ही इसकी जिद और इसकी उल्टी सीधी डिमांड्स को बढ़ावा देते आए हैं। बलदेव को कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुप हो गया। वैसे भी बीवी से बहस में जीत पाना उसकी बस की बात नहीं थी। कविता ने अब नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और आपको क्या जरूरत थी उत्कर्ष भाई साहब से इतने गुस्से में बात करने की? हम यहाँ उनसे किंजल को माफ कर देने की रिक्वेस्ट करने आए थे ना, उनसे झगड़ा करने थोड़ी आए थे। बलदेव का मूड पहले से ही खराब था, अब ऊपर से कविता की बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी उसी गुस्से के साथ उसे जवाब दिया, तो क्या गलत किया मैंने उस पर गुस्सा करके? जो उसने किया उसके बाद मुझे तो क्या किसी को भी गुस्सा आ जाएगा ना। कितनी रिक्वेस्ट की मैंने उससे, लेकिन उसने तो जैसे पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि उसे मेरी कोई भी बात सुननी नहीं है। कविता ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वो नाराज है हमसे, हम यहाँ उन्हें मनाने ही तो आए थे ना, लेकिन आपको तो अपने अहम के सामने जैसे कुछ दिखता ही नहीं है। ना जाने अब क्या होगा मेरी बच्ची का। तुम्हें मेरा अहम दिख रहा है, उसका नहीं दिख रहा। बेसिकली वो अपने पैसे और पावर के अहम में इतना डूब गया है कि अब उसे अपने दोस्तों की भी परवाह नहीं रह गई है। कविता ने अब एकदम से रोते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, आखिर में तो मेरी बेटी को ही खुद से दूर जाना होगा ना। मुझे तो आप पर शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर ये सब किया है? पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ आप अक्सर घर से गायब रहते हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अलावा भी आपकी जिंदगी में कोई और है? आपने कहीं और बीवी और 2-4 बच्चे तो नहीं पाल रखे हैं ना? किंजल के यहाँ से चले जाने से आपके दूसरे लीगल बच्चों के लिए इस घर में अपनी पहुंच बनाना आसान हो जाएगा, इसलिए शायद आपने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश नहीं की। बलदेव का अब अपना सिर पीटने का मन हो रहा था। मुद्दा चाहे जो भी हो, बीवियों का रोना धोना हमेशा इसी पॉइंट पर जाकर खत्म होता था। उसने कविता के आगे अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, "Oh, please don't stop this topic here." पहले भी तो मैं कई बार समझा चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किंजल इतनी देर से चुपचाप उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख रही थी। आखिरकार वो जोर से चिल्लाई, "Okay, stop, stop, just shut up, mom." बलदेव और कविता दोनों ही उसके इस तरह से चिल्लाने से चौंक गए थे। उन्होंने किंजल की तरफ देखा। लगातार रोते रहने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? सब मेरी गलती है, मैंने ही किया है ना सब कुछ। यहाँ सबसे ज्यादा अहम मुझ में है और ये सब उसी का नतीजा है। मेरी वजह से आज आप दोनों को इतना ज्यादा एम्बैरेस्ड होना पड़ा। उसे इस हालत में देखकर कविता ने तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, किंजल मेरी बच्ची, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। लेकिन किंजल ने उसका हाथ बुरी तरह झटक दिया। बस मॉम, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और अब आप डैड से और झगड़ा भी नहीं करेंगी। मैंने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट भी मुझे ही झेलनी है, लेकिन उससे पहले मुझे किसी के साथ अपना हिसाब चुकाना है। इतना कहते हुए किंजल के चेहरे पर गुस्सा और नफरत एक साथ नजर आने लगा था। उसने एक झटके से बलदेव के हाथ से गाड़ी की चाबियां छीन ली और तेजी से कार की तरफ बढ़ गई। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते तब तक किंजल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। ये देखकर कविता ने एकदम से घबराते हुए कहा, आप क्या क्या कर रहे हैं? अरे जाइए, रोकिए ना उसे। अरे गुस्से में वो ना जाने क्या करने वाली है। कविता की बात सुनकर अब बलदेव भी अपनी शॉकिंग स्टेज से बाहर आते हुए तुरंत कार की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक किंजल ने एकदम तेज रफ्तार के साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी थी। बलदेव जब तक कार के पास पहुंचता तब तक कार उसकी आंखों के सामने से धूल उड़ाते हुए दूर निकल चुकी थी। किंजल, मैं कहता हूं इसी वक्त वापस आ जाओ। बलदेव पीछे से जोर से चिल्लाया, लेकिन किंजल को उसकी आवाज सुनाई तक नहीं दी थी। किंजल कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए कम्युनिटी से बाहर ले आई थी और अब उसकी गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ, उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, कहां हो तुम? मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमन अपने कमरे में बैठकर डिजाइन्स तैयार कर रही थी। तभी बाहर से आशा ने उसके रूम का डोर नॉक करते हुए कहा, मैडम, आपसे मिलने कोई आया है। सोनल ने अब तक 2 डिजाइन्स तैयार कर लिए थे। उसे लगा शायद ड्राइविंग टीचर आ गया होगा। सिद्धार्थ ने उसे ड्राइविंग टीचर से मिलने के लिए कहा था, सो वो तुरंत नीचे लिविंग रूम में आ गई। लेकिन वहां आकर वो एकदम से सरप्राइज हो गई। लिविंग रूम में सेजल सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बलदेव और कविता की जाती ही सेजल तुरंत सुमन से मिलने के लिए निकल गई थी। उत्कर्ष ने कहा भी था कि वो भी उसके साथ चलकर सुमन से मिलेंगे, लेकिन सेजल ने साफ मना कर दिया था। उसने उत्कर्ष के सामने बहाना बना दिया कि वो अपनी बहू से कुछ देर अकेले में बात करना चाहती है, और आखिरकार उत्कर्ष भी मान गए। मॉम, आप अचानक यहाँ कैसे? सुमन ने एकदम खुश होते हुए पूछा। सेजल ने अपनी जगह से खड़ी होते हुए सुमन को अपने गले से लगा लिया और बोली, सुड्डू बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चला गया है ना, मुझे लगा तुम अकेली होगी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने चली आई। उसने सोनल के गालों को प्यार से छूते हुए कहा, मेरी बच्ची, इतना सब कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ? उसका सवाल सुनकर सोनल एकदम से चौंक गई। उसकी समझ में नहीं आया कि सेजल ने आखिरकार ऐसा क्यों कहा। मॉम, आप किस बारे में बात कर रही हैं? उसने सेजल का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, इतनी गर्मी है, पहले बताइए आप क्या लेंगे? जूस? कहते हुए उसने सेजल की तरफ जूस का ग्लास आगे बढ़ा दिया। सेजल ने उसके हाथ से जूस का ग्लास लेकर उसे वापस सामने टेबल पर रख दिया और बोली, तुम्हारे डैड और मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने तो हमें एकदम से पराया ही कर दिया। उस किंजल ने तुम्हें इतना परेशान किया, फिर भी तुमने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। बच्चे, मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बात सेजल तक भी पहुंच जाएगी। उसने सेजल का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मॉम, जो होना था वो हो गया, और फिर देखिए ना, मैं तो एकदम सही सलामत आपके सामने हूं ना, क्या इतना काफी नहीं है? सेजल ने अब थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी काफी नहीं है। जितनी बार भी मैं ये सब सोचती हूँ, मुझे उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। उसकी वजह से तुमने क्या कुछ नहीं सहा बेटे? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की? सोनल आज सेजल को यहाँ देखकर सचमुच बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उसकी कई बातें सुनकर वो इमोशनल भी होने लगी थी। आखिर सिद्धार्थ ने उसे इतनी प्यारी फैमिली जो दी थी, वो खुद तो उसकी केयर करता ही था, साथ ही उसकी फैमिली भी उसे उतना ही प्यार करती थी। ये देखकर आज वो खुद को बहुत लकी फील कर रही थी। सेजल ने अब एक स्माइल के साथ प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से अब वो कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएगी। आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं मॉम? सोनल ने थोड़ी कंफ्यूजन के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सेजल ने एकदम से खुश होते हुए जवाब दिया, वो इसलिए क्योंकि सुप्पू ने किंजल को अब इंडिया छोड़कर चले जाने को कहा है। जब वो यहाँ रहेगी ही नहीं तो तुम्हें परेशान कैसे कर पाएगी? उसकी बात सुनकर सोनल एकदम से शॉक्ड हो गई थी। क्या सिद्धार्थ ने किंजल को इंडिया छोड़ने को कहा? कब? कल उसे घर छोड़ने के बाद वो तो अपने बिजनेस डील के लिए वापस चला गया था ना, तो वो किंजल से कब मिला?
सेजल ने अब उसकी तरफ देखकर थोड़े गुस्से में जवाब दिया, कल रात को, और तुम्हें पता है सोना, आज सुबह खुराना हमारे घर पर आए थे। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम सिद्धार्थ को मनाने में उनकी हेल्प करें ताकि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले और किंजल को यहीं रहने दे। हिम्मत तो देखो उनकी। उनकी बेटी ने तुम्हें बार बार हर्ट किया और फिर भी वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसे माफ कर दें। सोनल ये सब कुछ जानकर हैरान रह गई थी। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, सो वो चुप रही। सेजल की बातों से तो यही लग रहा था कि उन लोगों ने खुराना की रिक्वेस्ट को साफ साफ ठुकरा दिया था। एंड दैट मींस किंजल को यहाँ से जाना ही होगा। सोनल को अब लग रहा था कि उसने जरूर कभी कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, तभी उसे इतनी प्यारी फैमिली मिली थी जो उसकी इतनी केयर करती थी। खुराना और कपूर की दोस्ती सालों पुरानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोनल को इतना सपोर्ट किया था और किंजल के ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई थी। थैंक यू मॉम, कहते कहते सोनल इमोशनल होने लगी थी। सेजल ने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ सुट्टू की वाइफ नहीं हो, इस घर की बेटी भी हो। तुम्हारे साथ अगर कोई कुछ गलत करने की कोशिश भी करेगा ना, तो उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। ऐसे अगर सच में तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना ही है ना, तो तुम एक काम कर सकती हो। मॉम, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना है। सोनल ने तुरंत जवाब दिया। सेजल ने अब उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अब मुझे तो बस तुम दोनों के बच्चों को देखना है और प्लीज अब जल्दी से मुझे अपनी क्यूट क्यूट बेबी से मिलवा दो ना, मुझे उनके साथ खेलना है। मुझसे बहुत इंतजार नहीं होता सोना। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे एकदम। लेकिन अभी अभी उसने खुद ही कहा था ना कि वो सेजल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सेजल की इस रिक्वेस्ट को पूरा करना उसके लिए वाकई बहुत डिफिकल्ट था। वैसे भी अभी उसे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में 1 साल और लगने वाला था। अपने कॉलेज स्टडीज के दौरान वो बेबी कैसे प्लान कर सकती थी? अभी तो किसी को उसकी शादी के बारे में पता तक नहीं था। ऐसे में बेबीज के बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं था। सेजल ने अब हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अरे इतना शर्मा क्यों रही हो? कुछ तो बोलो, वरना तुम्हारी खामोशी को ही मैं तुम्हारी हाँ समझ लूंगी बेटा। एक्चुअली जब सेजल को सारी बातें पता चली थी तो उसे सोनल के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो यहाँ आकर सोनल का ध्यान इन सारी बातों से हटाकर दूसरी तरफ लगाने की कोशिश कर रही थी। मॉम, अब मैं इस बारे में क्या बोलूं? सोनल ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। सेजल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब बाय द वे, उत्कर्ष ने आज हमारे लिए रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करवाया है। आज वो डिनर के लिए हमारे वहीं पर वेट कर रहे हैं। जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम साथ में वहां चलेंगे। हाँ, सेजल यहाँ अपने ड्राइवर के साथ आई थी। वो अभी यहाँ पार्किंग एरिया में खड़ा उन दोनों का वेट कर रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद सोनल ने सिद्धार्थ को एक मैसेज सेंड कर दिया, सिद्धार्थ तुमने डिनर किया? मैं मॉम और डैड के साथ बाहर डिनर के लिए जा रही हूँ। कुछ सोचकर उसने एक मैसेज और किया, बाय द वे किंजल से कब मिले तुम? और ये सच है कि तुम उसे लाइफ टाइम के लिए इंडिया से बाहर भेज रहे हो? करीब 20 मिनट के बाद उसे सिद्धार्थ का रिप्लाई मिला, मैं भी डिनर के लिए ही जा रहा हूँ और तुम्हें किंजल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सारा मैटर मैं खुद हैंडल करूंगा। इससे तुम्हारी सारी टेंशन मेरी है। तुम एकदम टेंशन फ्री होकर बस अपने काम पर फोकस करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। उसका मैसेज पढ़कर सोनल के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसने उसे वापस मैसेज करते हुए पूछा, लेकिन सिद्धार्थ लाइफ टाइम की पनिशमेंट ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा देर नहीं लगी और सिद्धार्थ का रिप्लाई आ गया, बिल्कुल नहीं। जो उसने किया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। उसे भी पता चलना चाहिए कि जो उसने किया है उसकी कोई माफी नहीं है। एंड बाय द वे, मैंने तो अपनी तरफ से उसे कोई पनिशमेंट दी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके लिए सैड फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनल उसका मैसेज पढ़ने में इतना बिजी थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब सेजल उसके करीब आकर उसके फोन में मैसेज देखने लगी थी। सिद्धू से बात कर रही हो? जी मॉम, मैं बस उससे पूछ रही थी कि उसने डिनर किया या नहीं। सेजल के अचानक पूछने से सोनल एकदम से हड़बड़ा गई थी। उसे घबराते देखकर सेजल को हंसी आ गई। अरे तुम्हें इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे डैड बिजनेस टूर के लिए बाहर चले जाते हैं ना, तो मैं भी ऐसे ही उनसे बातें किया करती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, इसलिए वो मुझे हमेशा अपने साथ बिजनेस टूर पर ले जाते हैं। सुबह से कहना नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए, ठीक है? इसके बाद उसने एकदम से एक्साइटेड होकर सोनल का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसा अच्छा ही है, तुम दोनों जितना एक दूसरे के करीब रहोगे ना, उतनी जल्दी मेरी विश पूरी हो जाएगी और फिर मैं तुम दोनों के क्यूट क्यूट बेबीज के साथ खेल भी पाऊंगी। सोनल ने शर्मा कर अपना सिर झुका लिया। सेजल जानबूझकर बार बार उसके सामने बच्चों का जिक्र कर रही थी। सोनल को अब वो रात याद आ रही थी जब सिद्धार्थ तूफान से डरने का बहाना बनाकर उसके रूम में आ गया था। उस रात अगर उसने सिद्धार्थ को अपने रूम से बाहर नहीं निकाला होता ना, तो शायद वो दोनों, ये सोचकर उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। उसकी धड़कनें भी अब तेज होने लगी थी। सो उसने सेजल की बातों पर से अपना ध्यान हटाने के लिए अपनी नजरें अब बाहर की तरफ टिका दी थी। अचानक उसकी नजर कुछ दूर पर खड़े 2 लोगों पर पड़ी और वो एकदम से चौंक गई। उसने एकदम से हड़बड़ाते हुए ड्राइवर से कहा, गाड़ी यहीं पर रोक दीजिए प्लीज। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे पर पार्क कर दी। सेजल ने हैरानी से सोनल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ शोना, तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकवा दी? मॉम, मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था, कहते हुए एक बार फिर सोनल परेशानी से बाहर की तरफ देखने लगी। सेजल ने भी उस तरफ देखा और हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। अरे ये तो किंजल है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? और इसके साथ ये दूसरी लड़की कौन है? सोनल की नजरें अब भी उन दोनों के ऊपर ही जमी हुई थी। वो मेरी बहन है पायल। जब से उसे पता चला था कि किंजल और पायल दोनों ने मिलकर उसके खिलाफ सारी साजिशें की थी, उसके बाद से उन दोनों को साथ देखकर उसे कोई सरप्राइज नहीं हो रहा था। कल रात जब वो सिद्धार्थ के साथ पायल से मिली थी, तब पायल ने खुद की जान बख्शने के बदले में सिद्धार्थ को सारा सच बता दिया था। सिद्धार्थ का भरोसा जीतने के लिए उसने किंजल के खिलाफ सारे सबूत भी सिद्धार्थ को दे दिए थे, जिससे ये क्लियर हो गया था कि सोनल के खिलाफ हर साजिश में किंजल उसके साथ बराबर की हिस्सेदार थी। पायल को तो सिद्धार्थ पहले ही काफी पनिशमेंट दे चुका था, अब किंजल को भी उसके किए की सजा मिलने वाली थी। शायद जाने से पहले वो पायल से मिलने आई थी। जाहिर है अपना सच खुल जाने के बाद उसे पायल पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। न जाने क्यों, लेकिन सोनल को ऐसा लग रहा था कि पायल के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इतनी दूर से उसे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ जाहिर था कि वो दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी।
सोनल उन दोनों के आपसी झगड़े के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि पायल प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में अगर किंजल ने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगी। वो खुद उसके पास जाकर उसकी हेल्प भी नहीं करना चाहती थी। आखिर में कुछ सोचकर उसने नमन का नंबर निकाला और मैसेज किया, जितनी जल्दी हो सके सिटी सेंटर मॉल के नॉर्थ गेट पर आ जाना। अब तक शाम का अंधेरा गहराने लगा था, इस वजह से अब हवा में हल्की हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। सिटी सेंटर मॉल के सामने काफी लोग आ जा रहे थे। ये वही जगह थी जहां पायल ने किंजल को मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ की भीड़ भाड़ में किंजल चाहकर भी पायल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सिद्धार्थ ने जिस तरह से अकेले में पायल को धमकाया था ना, उसके बाद से पायल बिल्कुल अलर्ट हो गई थी। इसलिए किसी से भी मिलने के लिए ऐसी ही भीड़ भाड़ वाली जगहों को चूज किया करती थी वो, जहां वो सेफ रह सके। किंजल काम डाउन, पहले मेरी बात तो सुन लो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। पायल ने किंजल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, हमने तो शुरू में ही डिसीजन ले लिया था ना कि हम दोनों शो भी करेंगे, मिलकर करेंगे और उस सोनल को अपने बॉयफ्रेंड से दूर रखने में ही दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? शो भी हुआ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसकी बातें सुनकर किंजल का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ओह रियली, तुमने कुछ नहीं किया? और क्या कहा तुमने? मेरी हेल्प करना चाहती थी तुम? ये हेल्प किया तुमने मेरी? सिद्धार्थ को मेरे खिलाफ सारे सबूत देकर मेरी कौन सी हेल्प करना चाहती थी तुम? हाँ, किंजल ने अब गुस्से में लगभग उसे धमकाते हुए कहा, बोलो पायल, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? उसे इस वक्त पायल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बस एक वो ही तो थी जो उसके सारे सीक्रेट्स जानती थी। उसके अलावा कौन था और जो सिद्धार्थ को वो सारे सबूत दे सकता था? सिर्फ पायल की वजह से सिद्धार्थ ने उसे और उसकी फैमिली को आधी रात को न केवल धमकाया, बल्कि अब उसे ये कंट्री छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया था। पायल ने उसे समझाते हुए कहा, रिलैक्स किंजल, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ। इसके बाद पायल ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए परेशान सी आवाज में कहना शुरू कर दिया, तुम्हें पता भी है कल रात सिद्धार्थ अपने कुछ आदमियों के साथ मेरे घर पर आया था। उसके लोगों ने मुझे डराया, धमकाया और मुझे मारा भी, लेकिन उसके बावजूद मैंने उनके सामने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। मैंने उसे यकीन दिला दिया कि रेडी टू स्टाइल मेरा स्टूडियो है, बट आई रियली डोंट नो सिद्धार्थ को कैसे पता चला कि वो तुम्हारा स्टूडियो है। मेरा यकीन करो किंजल, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कल रात को खुद को बचाने की कोशिश में जब पायल ने किंजल का नाम लिया था, तभी से वो प्लानिंग कर रही थी कि किंजल के सामने उसे अपनी सफाई कैसे देनी है। जैसे उसने सिद्धार्थ के सामने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम किंजल के ऊपर डाल दिया था, ऐसे ही किंजल के सामने खुद को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम सिद्धार्थ के ऊपर डाल दिया था। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद किंजल का गुस्सा और भड़क गया। अच्छा, तो तुमने उसे कुछ नहीं बताया? तो फिर मेरे खिलाफ जो एविडेंस सिद्धार्थ के पास है वो भी उसे तुमने नहीं दिए होंगे ना? कहते कहते गुस्से में किंजल की मुट्ठियां कस गई थी। तुमने मेरे खिलाफ पहले एविडेंस तैयार कर रखे थे, है ना? उस दिन कार में जब मैं तुमसे बात कर रही थी तब तुमने मेरा वीडियो बनाया और बाद में मेरे फोन कॉल्स भी रिकॉर्ड किया। हाउ डेयर यू! कहते हुए उससे किंजल की आंखें लाल हो गई थी। रेडी टू स्टाइल स्टूडियो किंजल ने कभी अपने नाम पर रजिस्टर करवाया ही नहीं था, ना ही किसी को यह बात पता थी कि वो उसका स्टूडियो है। तो अगर सिद्धार्थ को यह बात पता चल भी गई होती तो भी उसके पास बचने के बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन पायल ने तो सिद्धार्थ के हाथ में उसके हर गलत काम का जीता जागता सबूत रख दिया था। अब वो चाहकर भी उन सबूतों को छुड़ा नहीं सकती थी। आज पायल की वजह से ही उसे सबसे दूर जाना पड़ रहा था। उसकी बात सुनकर पायल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो किंजल में पायल को अपने बचाव में बोलने के लिए कोई अच्छा बहाना नहीं मिल रहा था, इसलिए अब उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। पायल ने वो सारे सबूत सिद्धार्थ को इतनी आसानी से इसलिए भी दे दिए थे क्योंकि वो उसके सामने साबित करना चाहती थी कि अब वो वाकई सुधर गई है और आगे से कभी भी सोनल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और फिर उसने ये सब खुद को एकदम सेफ साइड में रखते हुए किया था। उसने जो वीडियोस और फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए थे उसमें से उसने वो सारी बातें डिलीट कर दी थी जिसमें वो खुद सोनल को चोट पहुंचाने के तरीके किंजल को समझा रही थी। एक तरह से उसने सिद्धार्थ को जो एविडेंस दिया था उसे देखकर हर तरह से सारा इल्जाम किंजल के ऊपर ही आ रहा था, जबकि वो खुद बस किंजल के सपोर्ट में खड़ी नजर आ रही थी। जबकि असलियत में ये सारा प्लान खुद पायल का था। पायल को भी अंदाजा था कि कभी ना कभी सिद्धार्थ सच्चाई तक पहुंच ही जाएगा, इसलिए उस दिन के लिए उसने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। पायल को चुप देखकर किंजल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने बिना सोचे समझे एक जोरदार तमाचा पायल के गालों पर लगा दिया। तड़ाक की एक जोरदार आवाज के साथ पायल के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। कल रोहित ने भी उसे ठीक इसी जगह पर हिट किया था। उसके मारने की वजह से पायल के गालों पर हल्की सी सूजन भी आ गई थी। हालांकि उसने उस चोट पर आइस पैक अप्लाई करके अपना दर्द काफी हद तक कम कर लिया था, लेकिन अब किंजल के दोबारा सेम पॉइंट पर हिट करने के बाद उसका दर्द डबल हो गया था। मैं क्या, हाँ बोल ना, तूने क्या सोचा था कि तूने अब तक जो भी किया है उसका सारा इल्जाम तू मेरे ऊपर डालकर खुद बचकर निकल जाएगी, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। कहते हुए किंजल ने एक बार और पूरी ताकत से पायल को थप्पड़ मार दिया। इस बार पायल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन किंजल का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू बिच, तुझे आइडिया भी है कि सिद्धार्थ ने मेरे साथ क्या किया है? मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा करियर सब बर्बाद हो गया सिर्फ तेरी वजह से। अब तक वहां आने जाने वाले लोग भी उनकी बातें और हरकतें देखने लगे थे। कुछ लोग तो उनके आसपास खड़े होकर ऐसे तमाशा देखने लगे थे जैसे वहां कोई फिल्म चल रही हो। पायल ने किंजल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया था। एक के बाद एक वो पायल को थप्पड़ मारी जा रही थी। किंजल बहुत हो गया, कहते हुए पायल ने इस बार किंजल का हाथ पकड़ लिया। अब तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है और तुम अभी से परेशान हो गई और मेरे साथ जो तुमने किया उसका क्या? हाँ, किंजल ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए अपना हाथ पायल के हाथों से छुड़ा लिया। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे पेरेंट्स की इतनी इंसल्ट की है। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर जाना होगा। तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? हाँ। पायल उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई थी। उसने हैरानी से किंजल की तरफ देखते हुए पूछा, नवजात शिशु मगरमच्छ के साथ मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है वो सोने की वजह से? कहते हुए किंजल की आवाज में कड़वाहट खुल गई थी। उसने मुझसे साफ कहा है कि वो अब इंडिया में कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है। अब खुश हो तुम, और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने जो धोखा मुझे दिया है ना, उसके लिए अगर मैं आज तुम्हारी जान भी ले लूं तो शायद वो भी कम होगा। इतना कहकर एक बार फिर किंजल तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी बात सुनकर पायल तो एकदम से सरप्राइज हो गई थी। इनफैक्ट वो वाकई बहुत खुश थी। भले ही एक बार फिर से वो सोने को नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन अब कम से किंजल की फिक्र करने की तो कोई जरूरत नहीं रह गई थी। सिद्धार्थ ने उसे इंडिया छोड़ने के लिए मजबूर करके एक तरह से उसका काम आसान कर दिया था। ना किंजल यहाँ रहेगी और ना ही वो उसे कभी यहाँ नुकसान पहुंचा पाएगी। कुल मिलाकर उसका किंजल से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट गया था। भले ही सिद्धार्थ ने आज पायल से उसका सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उसके बावजूद पायल ने अब तक हार नहीं मानी थी।
अब तक उसे इस बात की फिक्र थी कि आगे चलकर उसे किसी भी काम में किंजल का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फिर शायद वो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इस वजह से वो चुपचाप उसके हाथों से मार खा रही थी। लेकिन अब किंजल की बात सुनने के बाद वो पूरी तरह श्योर हो गई थी कि उसे किंजल से कोई खतरा नहीं है। जैसे ही किंजल ने इस बार उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पायल ने अपने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। किंजल को जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि पायल उसके ऊपर हाथ उठाएगी। अपने गालों पर हाथ रखे उसने एकदम से शॉक्ड होते हुए पायल की तरफ देखा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, हाउ डेयर यू! पायल ने उसे एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, और किसी की पेशेंस की एक लिमिट होती है किंजल। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं जो सबके सामने पब्लिक प्लेस पर तुम्हारे हाथों से मार खाती रहूंगी और तुम डेयरिंग की बात कर रही हो? पायल हंसते हुए बोली, मैंने तो बस तुम्हें वही लौटाया है जो तुम मुझे इतनी देर से फ्री में दे रही थी। इतना कहकर उसने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा जो किंजल को थप्पड़ मारने की वजह से बुरी तरह से लाल हो गया था। आउच, बहुत मोटी चमड़ी है तुम्हारी। पायल ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, डोंट कॉल मी अ बिच अगेन। अगर मैं बिच हूं तो तुम क्या हो? हाँ? किंजल ने गुस्से का घूंट पीकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स पायल मेहता। लेकिन पायल के ऊपर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उसने एकदम लापरवाही से जवाब दिया, जस्ट शट अप ओके। और क्या कह रही थी तुम? मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की है? क्या मैंने अकेले सोनल को ड्रग्स दिया? नहीं ना। क्या मैंने अकेले सोनल की चोरी के झूठे इल्जाम में उसे फंसाया? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इन दोनों इंसिडेंट में तो मेरी बराबर की हिस्सेदार थी। ये तुम्हारा बैड लक है कि सिद्धार्थ को इस बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम्हें अगर किसी को ब्लेम करना ही है तो सोनल को कर सकती हो, क्योंकि उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसलिए वो बार बार बच जाती है। लेकिन तुम मुझे किस बात के लिए ब्लेम कर रही हो? मैंने क्या तुम्हारे सिर पर रिवॉल्वर लगा रखी थी? तुम्हें मजबूर किया था मेरे साथ मिलकर सोनल के खिलाफ साजिश करने के लिए? नहीं ना, तुमने ये सब अपनी मर्जी से किया था, तो फिर इस बात के लिए मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर गुस्से से किंजल की मुट्ठियां कस गई थी। पायल की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने जो भी किया खुद को बचाने के लिए किया। जब खुद को बचाने की बात आती है ना तो लोग एक दूसरे का मर्डर करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। मैंने तो सिर्फ सिद्धार्थ को तुम्हारे खिलाफ एविडेंस दिया है, उसने भी तुम्हें इसके लिए पुलिस के हवाले नहीं किया। और क्या चाहिए तुम्हें? और तुम मुझ पर इस बात के लिए गुस्सा हो रही हो कि मैंने तुम्हारे खिलाफ एविडेंस क्यों रखा था? कल को अगर ये सारी बातें आती तब सारे लोग इस बात के लिए सिर्फ मुझे ही जिम्मेदार ठहराते। तब क्या तुम मेरी हेल्प के लिए आ गया थी? कभी नहीं, कोई भी मेरी हेल्प के लिए नहीं आता। इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए पहले ही सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे। अगर मैं सिद्धार्थ को वो सब नहीं देती तो वो मुझे कल रात ही पुलिस के हवाले कर देता। किंजल से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। यू बिच, आई विल किल यू! कहते हुए किंजल ने तेजी से आगे बढ़ते हुए पायल के बाल पकड़ लिए। पायल के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। वो जितना किंजल की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जा रही थी। पायल ने भी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे मारना शुरू कर दिया। रोड पर सारे लोग खड़े उन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी फिलहाल अपनी इमेज की जरा भी फिक्र नहीं थी। लड़ते हुए वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह उलझ गई थी। किंजल ऑब्वियसली हमेशा से अच्छे घर में पली बड़ी थी, इसलिए उसे इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वहीं पायल को बचपन में छोटी छोटी चीजों के लिए अक्सर बच्चों से ऐसे ही लड़ना पड़ता था। आज वो एक्सपीरियंस उसके काम आ रहा था। किंजल उससे लड़ते हुए जल्दी ही थक गई थी। आखिर में उसने किंजल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे 2-4 थप्पड़ लगाकर अपना सारा हिसाब बराबर कर लिया था। उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर गुस्से से एक दूसरे को देखने लगी। हमेशा प्रेजेंटेबल कपड़ों में रहने वाली खूबसूरत सी किंजल इस वक्त किसी सड़क छाप लड़की की बुरी तरह उलझ गए थे। कपड़ों में जगह प्रेजेंटेबल कपड़ों में रहने वाली खूबसूरत सी किंजल इस वक्त किसी सड़क छाप लड़की की जैसी दिख रही थी। उसके बाल बुरी तरह उलझ गए थे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई थी और कहीं से तो वो फट भी गए थे। पायल के मारने की वजह से उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान पड़ गए थे। पायल ने भले ही मिरर नहीं देखा था, लेकिन किंजल के रूप में वो खुद को इमेजिन कर सकती थी। ऑब्वियसली इतना तमाशा होने के बाद वो भी कोई होर की परी तो बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। पायल ने एक बार अपने गालों को छुआ जो किंजल के बार बार मारने की वजह से बुरी तरह सूज गए थे। फिर उसने किंजल की तरफ देखते हुए कहा, जाकर अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ वापस आने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? मैं सोनल नहीं हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी करती रहोगी। मुझे पलट कर जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से आता है। इतना कहकर वो पलट कर वहां से जाने लगी। पायल के साथ लड़ते हुए थक जाने के कारण किंजल का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। लेकिन जैसे ही उसने उसे जाते हुए देखा, उसका गुस्सा एक बार फिर से जागने लगा था। You bitch, I'm going to kill you today! पायल ने पीछे से उसकी आवाज सुनी तो उसके होंठों पर एक स्माइल आ गई थी, लेकिन वो पीछे मुड़कर उसे कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही किंजल ने उसका हाथ पकड़ उसे पीछे से एक जोरदार धक्का दे दिया। पायल खुद को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुए सीधे पेट के बल जाकर सड़क के बीचों बीच गिर गई। सामने से तेजी से एक कार को आते देखकर किंजल के मुंह से एक चीख निकल गई। पायल का सिर कंक्रीट से जोर से टकरा गया, जिस वजह से वो धीरे धीरे अपनी होश खोने लगी थी। पायल को सड़क के बीच गिरते देखकर आसपास खड़े सारे लोग घबरा गए थे। घबराहट में उन सबके मुंह से चीख निकल रही थी, लेकिन वहां रोड के बीचों बीच जाकर उसे उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। सामने तेजी से एक कार आ रही थी। ड्राइवर ने जब पायल को वहां रोड पर गिरती देखा तो उसने फौरन ब्रेक मार दी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से कार के टायर्स जमीन के साथ रगड़ खाते हुए एक तेज आवाज के साथ रुक गए। पायल बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसका माइंड इस कदर ब्लैंक हो गया था कि उसने उठने की कोई कोशिश भी नहीं की और चुपचाप वहीं पर पड़ी रहकर अपनी मौत का इंतजार करने लगी। तुम ठीक तो हो? अचानक पायल ने अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस किया। पायल का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसे तो अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। उसने अपनी नजरें उठाकर देखा, उसके सामने सोनल घुटनों के बल रोड पर बैठी हुई थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इन सब के बीच सोनल यहाँ कैसे आ गई। कहीं उसने किंजल और उसे आपस में पागल की तरह लड़ते हुए तो नहीं देख लिया। ये सोचकर अब वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसकी सोनल से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे सोनल के एक्सप्रेशंस देखकर हैरानी हो रही थी। उसके ऊपर हंसने के बजाय वो उसके लिए परेशान क्यों हो रही थी। पायल को आज भी याद था कि एक बार बचपन में सोनल के लिए फ्रूट्स तोड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गई थी, लेकिन ऊपर जाने के बाद उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर गई। सोनल ये देखकर एकदम से पैनिक हो गई थी और तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ गई थी। आज एक बार फिर से उसके चेहरे पर उसे वही सेम एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन दोनों का ही ध्यान टूटा। ओ हेलो मैडम, आप लोगों का दिमाग तो ठीक है? इस रोड को क्या आपने अपना पर्सनल प्लेग्राउंड समझ कर रखा है? आपने आप खुद ही दौड़ती हुई मेरी गाड़ी के सामने आ रही हैं और यहाँ मौजूद हर किसी ने देखा है मेरी गाड़ी ने आपको छुआ तक नहीं है, इसलिए मैं आपको एक पैसा भी देने वाला नहीं हूँ। जाने कहाँ से चले आते हैं, पहले खुद ही गाड़ी के सामने कूद जाओ और फिर सामने वाले से हॉस्पिटल जाने का खर्च मांगो। इन लोगों का तो धंधा ही है, आदमी ठीक से रोड पर ड्राइव भी नहीं कर सकता।
सोनल ने भी गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई आपसे पैसे मांग नहीं रहा है, इसलिए ऐसे बिना कुछ जाने समझे कुछ भी मत बोलिए। उसके बाद उसने पायल की तरफ पलटते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई तुम्हें? किंजल जिस तरीके से पायल के साथ बिहेव कर रही थी उसे देखकर सोनल ने कुछ देर वहीं रुकने का डिसाइड किया था और अब उसे अपने उस डिसीजन पर खुशी हो रही थी। अगर वो टाइम पर नहीं आती तो ना जाने आज पायल के साथ क्या होता। पायल ने उठते हुए नाम में अपना सिर हिलाया, लेकिन ऐसा करते ही उसे तेज दर्द का एहसास हुआ और उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। उसके सिर में काफी चोट आई थी और उसके हाथ और घुटने भी बुरी तरह छिल गए थे। सोनल ने उसे उठने में मदद करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। पायल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से आवाज आई, मैं लेकर जाऊंगा उसे हॉस्पिटल। पायल ने आवाज की डायरेक्शन में देखा और खुशी और हैरानी के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। नमन, उसने कभी नहीं सोचा था कि नमन कभी खुद भी उसके पास आ सकता है, लेकिन अब उसे अपने सामने देखकर उसके दिल से हर डर हर टेंशन जैसे गायब हो गई थी। नमन ने एक बार सोनल की तरफ देखा, मानो आंखों ही आंखों में उसे थैंक यू बोल रहा हो। उसके बाद वो पायल की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर पायल के लिए फिक्र और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं आ गया हूँ पायल, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे सोनल का मैसेज मिला था तो उसे लगा था कि शायद सोनल ने उसे मिलने के लिए उस मॉल के पास बुलाया है। उसका मैसेज देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो उस वक्त ऑफिस में था, लेकिन फिर भी सोनल से मिलने के लिए वो अपने सारे काम छोड़कर तुरंत उसी वक्त सिटी सेंटर मॉल के लिए निकल गया। उसे इस वक्त जरा भी एहसास नहीं था कि सोनल ने उसे यहाँ पायल की वजह से बुलाया है। उसने मॉल के सामने गाड़ी पार्क कर सोनल को ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई, लेकिन वहां सोनल का कहीं कोई अता पता नहीं था। हाँ, पायल जरूर वहां नजर आ रही थी। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। बिखरे बाल और धूल मिट्टी से सने कपड़ों में वो उसी डायरेक्शन में आ रही थी। ये देखकर वो एकदम अपसेट हो गया था। उसे लगा शायद एक बार फिर से आज पायल ने उसे अपने पास बुलाने के लिए सोनल का सहारा लिया है। वो वहां से जाने ही वाला था कि किंजल ने पायल को धक्का दे दिया और वो सड़क के बीचों बीच गिर गई। नमन को उस वक्त ऐसा फील हुआ जैसे उसकी जान हालत में आ गई हो, लेकिन वो पायल से काफी दूर था और चाहकर भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। अगर उस जगह पर कोई भी होता तो वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करता। और फिर ये तो पायल थी, उसकी गर्लफ्रेंड, जो अब उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। जब तक वो अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आया तब तक सड़क पर भीड़ लग चुकी थी। नमन तेजी से दौड़ते हुए वहां तक पहुंचा। भीड़ को चीरते हुए आगे आकर उसने देखा सोनल पायल की उठने में हेल्प कर रही थी। उसे सही सलामत देखकर नमन की जान में जान आई। नमन ने आगे बढ़कर पायल को अपनी गोद में उठा लिया। पायल की यह हालत देखकर नमन की आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हारी पायल, सब ठीक हो जाएगा, मैं इसी वक्त तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। पायल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फर्क बस इतना था कि ये आंसू खुशी के थे। पायल मुस्कुराकर उससे कहना चाहती थी कि वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे में बहुत तेज दर्द हो रहा था। नमन को अभी भी अंदाजा नहीं था कि पायल को कितनी चोट आई है, इसलिए उसे पायल की फिक्र हो रही थी। पायल को चुप देखकर उसने उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा पायल, और हमारा बच्चा, आई प्रॉमिस, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। नमन ने पहले पायल से कहा जरूर था कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करा दे। वो खुद श्योर नहीं था कि उसे ये बच्चा चाहिए या नहीं, लेकिन आज जब उसने पायल को रोड पर गिरते हुए देखा तो वो एकदम से पैनिक हो गया था। अपने बच्चे को खोने के एहसास भर से वो अंदर तक कांप गया था। ये उसका पहला बच्चा था, उसके और पायल के प्यार की निशानी। उसे वो ऐसे नहीं खो सकता था। पायल तो उसकी बात सुनकर एकदम से सरप्राइज रह गई थी। आज पहली बार उसने नमन को अपने बच्चे की केयर करते हुए देखा था और ये देखकर वो बहुत खुश थी। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन दर्द के कारण बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। ये देखकर नमन ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी बाहों में उठाए हुए वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। किंजल अभी तक शॉक में खड़ी थी। उसके पास से गुजरते हुए नमन एक पल के लिए रुका और सख्त आवाज में बोला, अगर तुम्हारी वजह से पायल को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। किंजल पायल से नाराज जरूर थी, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी। जब पायल सड़क पर जाकर गिरी तो वो आगे आकर उसकी हेल्प भी करना चाहती थी, लेकिन सामने से तेजी से आती गाड़ी को देखकर घबराहट के मारे उसके पैर जैसे अपनी जगह पर ही जम गए थे। वो चाहकर भी एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाई थी। नमन की धमकी सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस उसे पायल को ले जाते हुए देखती रही। हिम्मत रखो जान, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितनी फास्ट ड्राइविंग करता हूँ, हम बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। कहते हुए नमन ने कार का डोर ओपन कर पायल को अंदर बिठा दिया। ड्राइविंग सीट पर डोर ओपन कर वो जैसे ही अंदर बैठा, पायल ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, नमन मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, प्लीज मुझे अपने साथ घर ले चलो। नमन उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही पायल बेहोश हो गई। जब पायल को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो इस वक्त हॉस्पिटल में थी। पूरी तरह घबराते हुए वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उसे होश में आया देखकर नमन ने पूछा, जाग गई तुम? पायल ने एकदम से चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। नमन खिड़की के पास दीवार से पीठ टिकाए खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर पायल और भी पैनिक होने लगी थी। नमन, मैं, वो कुछ कहती उससे पहले ही नमन ने उसकी बात काटते हुए पूछा, हाउ यू फीलिंग नाउ? उसके एक्सप्रेशंस देखकर पायल अंदाजा ही नहीं लगा पा रही थी कि आखिर वो क्या सोच रहा है। आई एम फाइन, नमन ने अब उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा, तुम तो पेट के बल रोड पर गिरी थी ना, तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा? उसका सवाल सुनकर पायल थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी थी। उसने एक हल्की सी स्माइल के साथ नमन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमन ने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा और फिर बोला, हमारा बच्चा वाकई बहुत लकी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी, वरना ऐसे केसेस में तो बच्चे का बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। उसकी बात सुनकर पायल का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए एक स्माइल के साथ कहा, यू आर राइट। नमन ने भी अब एक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने अब तक बताया नहीं तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? पायल के चेहरे पर भी अब खुलकर स्माइल नजर आने लगी थी। उसने प्यार से नमन की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा बच्चा है नमन, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़का हो या लड़की, जो भी होगा वो तुम्हारे जितना ही प्यारा होगा और मैं उसे भी उतना ही प्यार करूंगी जितना मैं तुमसे करती हूँ। मगर उसकी बात सुनकर नमन के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो गए थे। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने झटके से पायल का गला पकड़ लिया। मेरा बच्चा? हाँ? पायल नमन के अचानक बदले इस रूप को देखकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। नमन ने इतनी मजबूती से उसका गला पकड़ रखा था कि पायल की सांसें उखड़ने लगी थी। अपने हाथों से नमन का हाथ पकड़ते हुए वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। नमन, ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज छोड़ो मुझे। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन उसे छोड़ने के बजाय नमन ने और भी सख्ती से उसका गला दबा दिया।
इस वक्त उसे पायल के ऊपर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था। तुम सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो पायल मेहता। इनफैक्ट मैं तो अब तक हैरान हूं तुम्हें ऑस्कर कैसे नहीं मिला। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलोगी। क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो? हाँ? इतना कहते हुए नमन ने गुस्से से भरकर उसके पेट की तरफ देखा और उसके गले को पहले से भी ज्यादा जोर से दबाते हुए बोला, तो बताओ ना मुझे पायल, कहाँ है हमारा बच्चा? तो प्लीज अब ये मत कहना कि किसी की वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। पायल को नमन की आंखों में अपने लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। किसी बात का तो डर था उसे, इसीलिए वो हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ये उसका बादला था कि नमन के साथ गाड़ी में बैठते ही वो बेहोश हो गई थी और फिर उसके मना करने के बावजूद घबराहट में नमन उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल आ गया था। सोनल को छोड़कर पायल को अपनी जिंदगी में लाने का फैसला खुद नमन का था, क्योंकि उसे पायल की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार दिखता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पायल उसे भी इसी तरह धोखा देगी। लेकिन अगर वो वाकई उससे सच्चा प्यार करती थी तो फिर उसे इस तरह नमन से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब नमन ने उसे गाड़ी में बेहोश होते देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया था। गाड़ी को अपनी मैक्सिमम स्पीड से ड्राइव करते हुए पायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था। उसे डर था कि उसके देर करने की वजह से कहीं पायल या फिर बच्चे को कुछ नुकसान ना हो जाए। उसने तो ये तक सोच लिया था कि पायल के होश में आने के बाद वो उसे लेकर अपने घर चला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसे अपने पेरेंट्स की नाराजगी ही झेलनी पड़ेगी ना। लेकिन पायल उसकी आंखों के सामने रहेगी तो एटलीस्ट उसकी अच्छे से केयर तो कर पाएगा। अपने होने वाले बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता था ना वो। बाद में जब पायल ठीक हो जाएगी तो वो उसके साथ अपनी शादी की बात अपने पेरेंट्स से कर सकेगा। अपनी इस सोच पर भी अब नमन को गुस्सा आ रहा था। एक तरफ वो पायल की इतनी फिक्र कर रहा था और दूसरी तरफ वो उसे इतना बड़ा धोखा दे रही थी। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। नमन को डॉक्टर की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने दोबारा सारे टेस्ट करवाए और रिजल्ट सेम था। पायल प्रेग्नेंट ही नहीं थी। इनफैक्ट वो तो कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं थी। ये सच जानकर नमन का दिल टूट गया था। ये सच था कि पहले वो ये बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके मन में भी अपने बच्चे के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि पायल सिर्फ उसके इमोशंस के साथ खेल रही है और प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक करके उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, तो उसे पायल से नफरत होने लगी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि पायल हर बार उसके साथ हॉस्पिटल आने से इनकार क्यों कर देती थी। नमन ने जब उससे उसके बच्चे के बारे में पूछा था तो उसे लगा कि शायद उसे कुछ भी पता नहीं चला है। लेकिन अब उसका गुस्सा देखकर क्लियर हो गया था कि वो गलत थी। नमन ने इस वक्त उसका गला इतनी जोर से दबा रखा था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन अब भी इतनी आसानी से वो अपने झूठ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसने किसी तरह अपनी उखड़ती हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, कमजोरी रहने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने जानबूझकर झूठ नहीं कहा था तुमसे। मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। उसकी बात सुनकर नमन ने उसका गला छोड़ दिया और 2 कदम पीछे की तरफ हटते हुए पायल की तरफ देखा। वो इतना शेमलेस कैसे हो सकता है? पायल का पूरा सच नमन के सामने था। उसके बावजूद वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय वो अब भी बहाने बना रही थी। नमन की पकड़ से आजाद होती ही पायल जोर जोर से गहरी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी और अपनी इस कोशिश में उसे तेज खांसी भी होने लगी थी। ओह, तो तुमने बस ऐसे ही मान लिया था कि तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर आ रही हो। इनफैक्ट तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाई थी। और कितना झूठ बोलोगी पायल? उसका सवाल सुनकर पायल इस कदर घबरा गई थी कि वो खांसना भी भूल गई थी। वो तो इस बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। नमन के सामने अपनी प्रेगनेंसी को सच साबित करने के लिए उस रोज पायल हॉस्पिटल गई थी। वहां उसने एक प्रेग्नेंट लेडी के यूरिन सैंपल लिए थे और फिर उसे अपना सैंपल बताकर उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था। इसलिए उसका प्रेगनेंसी टेस्ट उस रिपोर्ट में पॉजिटिव आया था। लेकिन उसकी खुद की ही चाल अब उस पर उल्टी पड़ गई थी। अब नमन के सामने खुद को सही साबित करने का उसके पास और कोई तरीका नहीं बचा था। पायल को चुप देखकर नमन ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं बचा तुम्हारे पास? अब मेरी समझ में आ रहा है कि उस दिन तुम मेरे साथ बेड पर इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही थी। तुमने जानबूझकर मुझे अकेले में घर बुलाया। फिर कहते कहते नमन ने गुस्से से अपना सिर पकड़ लिया और बोला, तुम प्रेग्नेंट होना चाहती थी, राइट? पायल ने अपनी नजरें झुकाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब जब नमन को सब कुछ सच पता चल ही चुका था तो फिर कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं था। नमन को अब एक एक कर सारी बातें याद आ रही थी। जब उसने पायल से साफ कह दिया था कि वो ये बच्चा नहीं चाहता है, तब पायल ने जानबूझकर उसके करीब आने के लिए सोनल का यूज किया। रेस्टोरेंट में पहुंचकर उसने पेट दर्द का बहाना बनाया और उसे लेकर अपने घर आ गई। If I'm right, तुमने उस रोज अपने घर में भी कुछ ऐसा रखा था जिसकी वजह से मैंने भी तुम्हारी बात मान ली थी, है ना? उस रोज पायल के साथ घर आने के बाद उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद पर अपना कंट्रोल नहीं खोया था। लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर जाने की कोशिश की थी, पायल जानबूझकर उसके करीब आ गई। उसके सिर्फ गले लगने भर से ही नमन एकदम स्ट्रांगली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था शायद इतने दिनों तक पायल से दूर रहने की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इसमें भी पायल का ही हाथ था। अपनी सारी सच्चाई सामने आते देखकर अब पायल के पास कोई जवाब ही नहीं बचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि नमन उसकी चोरी को पकड़ लेगा। उस दिन घर से बाहर जाने से पहले उसने घर के एयर कंडीशन सिस्टम में एक खास किस्म की एसेंशियल ऑयल का यूज किया था। ये उसी ऑयल का असर था कि नमन चाहकर भी खुद को उससे दूर नहीं कर पाया था। You are such a disgusting woman. नमन ने गुस्से और नफरत के साथ पायल की तरफ देखते हुए कहा, नमन प्लीज लेट मी एक्सप्लेन नमन, बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। पायल ने एकदम से पैनिक होकर बेड से उठकर उसके पास आते हुए कहा। उसने नमन का हाथ पकड़ना चाहा लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया और पायल की तरफ से अपनी नजरें फेर कर खड़ा हो गया। नमन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, चाहे तो मुझे मार लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नमन। इतने सालों तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। आई रियली लव यू नमन। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी नमन, मैं नहीं जी पाऊंगी। कहते कहते पायल की आंखों में आंसू आ गए थे। नमन ने अब डिसअपॉइंटमेंट से भरकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, प्यार, इस वर्ड का मतलब पता है तुम्हें पायल? तुम्हारे लिए तो शायद मैं बस एक इडियट हूं, जैसे तुम आसानी से हर बार अपनी बातों में फंसा लेती हो। और गलत भी क्या है, तुम्हारे लिए मैंने सोनल को धोखा दिया था और आज वही धोखा मुझे तुमसे मिल रहा है। यस, आई एम एन इडियट। पायल ने अब रोते हुए कहा, नहीं नमन, ऐसा मत कहोगी, तुम मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहे थे, मेरी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर तुम खोना नहीं चाहती थी नमन। नमन ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा प्यार पाने के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला पायल। वेल, कांग्रेचुलेशंस, तुम सक्सेसफुल हो गए। मैंने तुम्हारी झूठ पर यकीन कर लिया,
जानती हो पायल, मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि जब तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करके तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लूंगा, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा। पायल ने एकदम से घबराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नमन ऐसा मत करो प्लीज। लेकिन नमन ने अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ते हुए खुद को उसकी पकड़ से आजाद करा लिया और रूखेपन से बोला, नहीं पायल, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारा रिलेशनशिप अभी कैसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से आगे बढ़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तुमने मेरे साथ जो इतने साल बिताए थे उसके लिए थैंक यू, लेकिन आज और अभी से हमारे रास्ते अलग होते हैं। आज के बाद कभी मुझसे बात करनी या मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पायल देखकर एकदम से पैनिक होते हुए चिल्लाई, नमन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन नमन ने उसकी तरफ पलटकर देखा तक नहीं और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। पायल के हाथ पैरों में अब भी काफी चोट थी, इस वजह से उसे चलने में काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन नमन को जाती देखकर वो पागलों की तरह सब कुछ भूलकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। दरवाजे के सामने अब भी नमन खड़ा था, उसकी पीठ इस वक्त पायल की तरफ थी। पायल को ये देखकर कुछ रिलैक्स फील हुआ कि नमन अब तक वहां से गया नहीं था, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही नमन ने कहा, I'm leaving now। इतना कहकर वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नमन के दरवाजे के सामने से हटते ही पायल को जो कुछ दिखा था उससे वो शॉक्ड हो गई थी। नमन जैसे ही दरवाजे के सामने से हटा, पायल को वहां सोनल खड़ी नजर आई। अब उसे समझ में आया कि नमन यहाँ उसके लिए नहीं रुका था, बल्कि सोनल के लिए रुका हुआ था। पायल जब तक बाहर आई तब तक नमन सोनल से बात कर रहा था। उसे वहां देखकर पायल को जितनी हैरानी हो रही थी उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरा तमाशा बनते हुए देखना अच्छा लगता है तुम्हें? पायल ने एकदम से गुस्से से भरकर सोनल की तरफ देखते हुए कहा। सोनल को पायल की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने सीजल और उत्कर्ष के साथ अपने डिनर का प्लान भी कैंसिल कर दिया था। उसकी बजाय वो नमन के साथ यहाँ हॉस्पिटल आ गई थी। वो भी वहीं दरवाजे के बाहर ही बैठी पायल के होश में आने का वेट कर रही थी। उसके होश में आने के बाद उसके और नमन के बीच जो भी बातें हुई थी वो सब उसने सुन ली थी। सच जानकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे पायल पर जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही उसे उस पर तरस भी आ रहा था। कल रात पायल उसके और सिद्धार्थ के सामने रो रो कर खुद को बख्श देने की भीख मांग रही थी। उसने ऐसे प्रेटेंड किया जैसे वो सचमुच प्रेग्नेंट है और उसे अपने बच्चे की बहुत ज्यादा परवाह भी है। सच तो यही था ना कि अगर सोनल को पता होता कि पायल प्रेग्नेंट नहीं है तो शायद वो भी उसे इस बार इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। खुद को बचाने के लिए और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पायल किस हद तक गिर सकती थी ये सोनल ने एक बार नहीं बार बार देखा था। आज नमन जब पायल के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा था तो उसे ना तो नमन पर गुस्सा आया और ना ही उसे पायल के लिए कोई अफसोस हुआ, क्योंकि नमन अपनी जगह बिल्कुल सही था। सोनल ने गहरी सांस लेते हुए पायल की तरफ देखा और बोली, तुम ठीक हो? तुम्हारी चोट कैसी है? आप? पायल ने अब गुस्से में सोनल की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट देकर तुम मुझसे पूछने आई हो कि मैं कैसी हूं? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। यही सुनना चाहती थी ना तुम? आज मेरी जो हालत है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से नमन मुझे छोड़कर चला गया है। अगर कल रात सिद्धार्थ ने उसे उसके घर पर आकर धमकाया ना होता ना तो पायल उसे किंजल के बारे में कभी नहीं बताती, ना किंजल उसके पीछे आती और ना ही नमन को सब सच पता चलता। इस बार नमन उससे जिस तरह नाराज होकर गया था उसके बाद पायल को भी अंदाजा हो गया था कि शायद अब वो कभी उसके पास वापस लौटकर नहीं आएगा। उसी के सहारे तो किसी तरह वो अपना डूबा हुआ कार्य वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब नमन के जाने के बाद वो क्या करेगी खुद उसे भी नहीं पता था। सोनल को उसकी बात सुनकर वाकई उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा था। उसने पायल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम अब भी नहीं समझी पायल, अभी जो हुआ है उसके लिए तुम मुझे ही ब्लेम करोगी? तुम्हें दूसरों को ब्लेम करने से पहले एक बार खुद की तरफ देखना चाहिए और जहां तुम खड़ी हो उसकी वजह खुद तुम हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इतना कहकर वो भी तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। सोनल की बात सुनकर गुस्से से पायल की मुट्ठियां कस गई थी। उसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, I hate you Sonal and yes it's all your fault not mine, do you understand? लेकिन सोनल ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो बस अब जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहती थी। पहले ही इन सारी बातों में उसका बहुत टाइम खराब हो चुका था। जैसे ही वो घर पहुंची उसके फोन पर नमन का कॉल आने लगा था। सोनल पहले तो कंफ्यूजन में कुछ देर तक फोन की स्क्रीन की तरफ देखती रही। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे नमन से बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर आखिर में उसने कॉल रिसीव कर ही लिया। तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही होगी ना सोनल? नमन ने एकदम सादा आवाज में पूछा। जाहिर है उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था। हालांकि सोनल को अब उससे कोई लेना देना नहीं था। वो सिद्धार्थ के साथ बहुत खुश थी और नमन के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने ऑनेस्टली जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है नमन। उसकी बात सुनकर नमन सरप्राइज रह गया। रियली? उसने एकदम से खुश होते हुए पूछा, लेकिन फिर तुरंत एकदम से डिसअपॉइंट होते हुए बोला, वैसे अगर तुम मुझ पर हंस भी रही होती ना तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। आज मेरे साथ जो हुआ है मैं उसी के लायक हूँ। सोनल खामोश रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नमन को क्या जवाब दे। तभी फोन पर बीप की आवाज सुनकर उसका ध्यान उस तरफ चला गया। सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। सोनल ने तुरंत फोन को कान से लगाते हुए कहा, नमन मुझे कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, बाय। इतना कहकर उसने उसके जवाब का भी वेट नहीं किया और झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही उसने सिद्धार्थ का कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, कैसे हो तुम? उसने सोनल से ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि वो किससे बात कर रही थी। मैं ठीक हूँ। सिद्धार्थ से बात करते हुए सोनल का मूड एकदम फ्रेश हो गया था। वैसे ही मॉम ने कॉल करके बताया था कि डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाते वक्त तुम्हें रास्ते में पायल और किंजल मिल गई थी। इतना कहकर वो एक पल को रुका और फिर बोला, जितना हो सके दूर रहो इन दोनों से। ओके। सोनल ने धीरे से जवाब दिया और फिर कुछ सोचकर बोली, वैसे सिद्धार्थ पायल प्रेग्नेंट नहीं है। सिद्धार्थ को उसके मुंह से ये बात सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। पायल जैसी अच्छी एक्ट्रेस के लिए अपने सामने वाले को इन सारी चीजों पर यकीन दिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा, तुम्हारा डिजाइन का काम कैसा चल रहा है? सोनल ने एकदम से खुश होते हुए बताया, मैंने 5 डिजाइन रेडी कर लिए सिद्धार्थ। अगर मैं आज रात को एक्स्ट्रा काम करूंगी ना तो शायद कल तक 4-5 डिजाइन और बन जाएंगे। सिद्धार्थ भी उसकी बात सुनकर खुश हो गया था। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, तुम एकदम आराम से अपना काम करोगे। डिजाइन कम रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोनल ने भी अब स्माइल करते हुए जवाब दिया, ओके जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। वैसे आशा जी बता रही थी कि तुमने मेरे लिए कोई ड्राइविंग टीचर हायर किया है। अब अचानक ड्राइविंग टीचर की क्या जरूरत पड़ गई? सिद्धार्थ ने अब थोड़ा सीरियस होते हुए जवाब दिया, अरे जरूरत कैसे नहीं है? तुम ही कहती थी ना कि यूनिवर्सिटी से घर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और फिर तुम्हें बस स्टैंड तक जाने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता है। अगर तुम खुद से ड्राइव करोगी तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचेगा और फिर अब तुम मेरी वाइफ हो। जब सबको पता चलेगा कि मेरी वाइफ को ड्राइविंग भी नहीं आती है तो सब हंसेंगे मुझ पर।
और फिर हमारे घर में इतनी सारी गाड़ियां पड़ी हुई हैं, उनका भी तो कुछ यूज होना चाहिए ना। ऐसे तो गैराज में पड़ी पड़ी सारी गाड़ियां खराब हो जाएंगी। उसकी बातें सुनकर सोनल को हंसी आ रही थी। अच्छा, तुम्हें गाड़ियों की ज्यादा फिक्र है या मेरी? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे अकेले बस या टैक्सी से सफर नहीं करने देना चाहते, क्योंकि तुम्हें मेरे लिए टेंशन होती रहती है। सोनल की बात सही थी। सिद्धार्थ को वाकई सोनल के अकेले इधर उधर जाने पर बहुत टेंशन होती रहती थी, क्योंकि कई बार ज्यादा देर होने की वजह से बस या टैक्सी मिलने में बहुत परेशानी होती थी उसे। देख रहा हूं मैं, मेरे साथ रहते रहते कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए तुम। सिद्धार्थ ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा आप अच्छे से अपना काम करना, ठीक है? ओके, वैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी वाली डीलिंग का क्या हुआ? सारा काम खत्म हो गया? सोनल ने अब एकदम से सीरियस होते हुए पूछा। ऑलमोस्ट, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ रहा हूँ, मुझे किसी काम से फ्रांस जाना पड़ेगा। मैं यहीं से वहां के लिए फ्लाइट ले लूंगा। सिद्धार्थ ने उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए कहा। सोनल उसकी बात सुनकर एकदम से चौंक गई थी। अरे फ्रांस, ऐसे अचानक से? सोनल को लगा था कि सिद्धार्थ अपना काम खत्म करके उसके पास आ जाएगा, लेकिन ये जुदाई तो कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही थी। अब वो और कुछ दिनों तक उसे नहीं मिल पाएगी, ये सोचकर उसे मायूसी हो रही थी। कुछ देर तक सिद्धार्थ के साथ बातें करने के बाद उसे गुड नाइट विश कहकर वो शावर लेने चली गई। वापस आकर वो सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। जैसा कि सिद्धार्थ ने उसे कहा था, वो फैशन हब में होने वाले इस फैशन शो के लिए अपना 100% देना चाहती थी, और उसके लिए उसे ओवरटाइम तो करना ही था ना। इसलिए सोने के बजाय वो वहीं स्टडी रूम में बैठकर डिजाइन तैयार करने लगी। बलदेव इस वक्त लिविंग रूम में बैठे हुए परेशानी से सिगरेट के कश लगा रहे थे। उनके ठीक सामने कविता और किंजल भी बैठे हुए थे। किंजल के चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान नजर आ रहे थे। घबराहट के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो चुपचाप सोफे पर बैठी फर्श की तरफ देख रही थी। पायल को सड़क पर गिरते देखकर किंजल इतनी बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसके अंदर ड्राइव करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने अपनी गाड़ी वहीं मॉल के बाहर छोड़ दी और टैक्सी लेकर घर आ गई। उसे भी यही पता था कि पायल प्रेग्नेंट है। अगर उसकी वजह से पायल या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सोच सोचकर उसकी जान जा रही थी। घर आने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और कविता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। कविता और बलदेव उसकी ये हालत देखकर एकदम से परेशान हो गए थे। लेकिन जब किंजल ने उन दोनों को सारी बातें बताई तो बलदेव को बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने बिना सोचे समझे किंजल को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। हाथ से पहले कभी बलदेव ने किंजल के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, इसलिए किंजल ये देखकर एकदम से शॉक रह गई थी। कविता भी ये नजारा देखकर घबरा गई थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर बलदेव को रोक लिया, वरना वो तो आज किंजल को किसी भी तरह बख्शने के मूड में नहीं लग रहे थे। उनकी दी हुई आजादी और प्यार का किंजल ने पहले ही बहुत गलत फायदा उठाया था, लेकिन अब जो वो करके आई थी उसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती थी, और इस बात को लेकर बलदेव बेहद नाराज थे। बाद में बलदेव ने अपने एक आदमी को हॉस्पिटल भी भेज दिया था, पायल मेहता की मेडिकल कंडीशन पता करने के लिए। इस वक्त वो तीनों लिविंग रूम में बैठे उसी के मैसेज का वेट कर रहे थे। तीनों के ही चेहरे पर घबराहट और परेशानी नजर आ रही थी। जैसे ही बलदेव का फोन बजा, सबकी नजरें फोन की तरफ घूम गई। बलदेव ने एक नजर किंजल के ऊपर डाली और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, ओके, गुड जॉब कहते हुए बलदेव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। किंजल और कविता अपनी सांसें रोके बलदेव के ऊपर नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। क्या हुआ, कुछ पता चला? बलदेव की बात खत्म होते ही कविता ने एकदम बेसब्री से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। किंजल से भी अब और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने भी बलदेव की तरफ देखते हुए पूछा, यस डैड, प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो है ना? बलदेव ने उन दोनों की तरफ देखते हुए जवाब दिया, फिक्र की कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी सी चोट आई है उसे। थैंक गॉड वो लड़की सेफ है। बलदेव की बात सुनकर फाइनली किंजल रिलैक्स हो गई थी। कविता ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे थैंक गॉड वो लड़की सेफ है, अब हमारी बच्ची को किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बलदेव का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। उसने एकदम से गुस्से से भरकर किंजल की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? कविता ने अब थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम पर गुस्सा न करूं तो और किस पर करूं? हाँ, ये सब तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है कि तुम्हारी बेटी आज ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है। इसकी हरकतों की वजह से सिद्धार्थ ने हमारे घर आकर हमें धमकाया और ये कंट्री छोड़कर चले जाने को कहा। इस बात को एक दिन भी नहीं हुआ और इसने हम सबके लिए एक और नई प्रॉब्लम का इंतजाम कर दिया। दिमाग खराब हो गया है इस लड़की का। बलदेव ने अब गुस्से से भरकर तेज आवाज में कहा। एक पल को उसका गुस्सा देखकर कविता भी डर गई थी। बलदेव ने जो कहा था उसमें सच्चाई थी, लेकिन फिर भी उसने बात को बदलते हुए कहा, आप बिना कभी कभी हद कर देते हैं, इतनी जोर से डांटने की क्या जरूरत है? बच्ची है वो, अभी डर जाएगी वो। कहते हुए कविता ने किंजल को अपनी गले से लगा लिया। बलदेव ने गुस्से से भरकर किंजल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बच्ची अब कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, तभी तो खुलेआम रोड पर जाकर लोगों को डराने धमकाने का काम शुरू कर दिया है इसने। इसे अब कौन डरा सकता है? इतना कहकर बलदेव ने एक पल को रुककर कविता की तरफ देखते हुए कहा, हमने इसकी परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, इसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी, इसकी हर डिमांड को हमने पूरा किया और बदले में इसने हमारे लिए क्या किया? इतनी सारी टेंशन और इंसल्ट, इसकी वजह से कहां-कहां और किस-किस से जाकर मैं माफी मांगता रहूंगा और कौन-कौन से मैटर सॉल्व करते रहूंगा इसके। सच तो ये था कि जब किंजल ने पायल के बारे में बताया था तो वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे। अगर किंजल की वजह से पायल को कुछ हो जाता ना तो सारी चीजों को हैंडल करना उनके लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता। उस पर से उन्हें इस बात का भी डर था कि पायल ने अगर आज के इंसिडेंट से नाराज होकर किंजल के खिलाफ सारे सबूत मीडिया को दे दिए तो फिर शायद अपनी सारी दौलत लुटाकर भी वो किंजल को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाते। किंजल ने सोनल और पायल दोनों के ही साथ जो हरकत की थी उसके बारे में अगर लोगों को पता चल जाता तो उनकी कंपनी की रेपुटेशन खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये सब सोच सोचकर बलदेव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। कविता ने अब उठकर उनके पास आते हुए कहा, बलदेव प्लीज काम डाउन बलदेव। उसने टेबल पर से पानी का ग्लास उठाकर बलदेव की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए ना कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, और फिर आप खुद ही देखिए ना किंजल ने जो भी किया उसका उसे कितना अफसोस है। जब से आई है रो होकर मेरी बच्ची ने अपनी क्या हालत बना ली है। कहते हुए उसने चुपके से किंजल की तरफ देखते हुए उसे अपनी आंखों से भूलने का इशारा किया। उसका इशारा समझकर किंजल भी तुरंत उठकर बलदेव के पास आ गई। अपने हाथों में उसका हाथ लेते हुए वो बोली, यस डैड, जो भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैंने बहुत गुस्से में पायल को धक्का दे दिया था, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था डैड, सिर्फ उस धोखेबाज लड़की की वजह से आप दोनों की इतनी इंसल्ट हुई। अगर उसने सीक्रेटली मेरे खिलाफ एविडेंस तैयार नहीं किए होते और उन्हें सिद्धार्थ को नहीं दिया होता तो आप दोनों को भी कभी उत्कर्ष अंकल और सेजल आंटी से माफी नहीं मांगनी पड़ती। उसने मुझे जो धोखा दिया उसी वजह से मुझे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था डैड, बट आई प्रॉमिस आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी डैड, आई प्रॉमिस। बलदेव कुछ देर तक तो उसकी तरफ देखते रहे, लेकिन फिर सख्त आवाज में बोले, गलती इंसान से एक बार होती है किंजल, अगर एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वो बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं होती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया है। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी कि तुमने दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने की तैयारी कर ली।
इसका अंजाम क्या हो सकता था, तुमने सोचा भी है? किंजल के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। बलदेव ने उसकी तरफ से अपनी नजरें फेरते हुए कहा, अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर हैरानी से किंजल की आंखें फैल गई थी। घबराहट में बलदेव का हाथ भी उसके हाथ से छूट गया। प्लीज ऐसा मत कहिए। कविता ने भी तुरंत उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हाँ बलदेव, आप अपनी बेटी को अपने घर से कैसे निकाल सकते हैं? बलदेव ने भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगता है ये डिसीजन लेना मेरे लिए आसान था? अभी देर नहीं हुई है। अगर ये बिना किसी मुश्किल के इंडिया से बाहर चली जाएगी तो बाद में हम इसे वापस लाने का कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे। लेकिन अगर यहाँ रहकर ये ऐसे ही अपने लिए रोज नई नई मुसीबतें खड़ी करती रहेगी ना, तो फिर मैं भी इसे बचा नहीं पाऊंगा। इतना कहकर अपनी आंखें खोलते हुए बलदेव ने कविता की तरफ देखा और हताश सी आवाज में बोली, जाकर सामान पैक करने में इसकी हेल्प करो, इसे आज रात यहाँ से जाना होगा। पायल इस वक्त जेनी के फ्लैट के बाहर खड़ी थी। उसने डोरबेल प्रेस की और बेसब्री से डोर ओपन होने का वेट करने लगी। कुछ देर वेट करने के बाद जेनी ने डोर ओपन किया। पायल को देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गई। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान नजर आ रहे थे। उसकी आंखें लगातार रोते रहने की वजह से लाल होकर सूज गई थी। अरे रे मैडम, ये क्या हो गया तुमको? जेनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। पायल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आकर वो वहीं सामने रखे सोफे पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर जेनी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और उसके पास आते हुए पूछा, अरे अरे रे, मैं तुमसे ही बात करती हूँ मैडम, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? लेकिन पायल बिना उसकी बात का जवाब दिए बस रोए जा रही थी। ये देखकर जेनी ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया। पायल ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो जेनी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हाँ अभी बताओ, इतना मोटा मोटा आंसू क्यों बहाते तुम? हाँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ फिर से कोई लफड़ा हुआ क्या? जेनी पिछले कई सालों से पायल के साथ काम कर रही थी। इतने सालों में उसने पायल को हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तेज तर्रार लड़की के रूप में देखा था। आज ये पहली बार था जब उसने पायल को अपने सामने इस तरह रोते हुए देखा था। जब सिद्धार्थ ने उसे चलते शो से बाहर कर दिया था और उससे उसका सब कुछ छीन लिया था, तभी उसने पायल को रोते हुए नहीं देखा था। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार का दर्द हर दर्द पर भारी पड़ जाता है। इसलिए उसे भी समझने में देर नहीं लगी थी कि पायल का फिर से नमन के साथ झगड़ा हुआ होगा। पायल ने अब अपनी आंसू पोंछते हुए अपनी नजरें उठाकर जेनी की तरफ देखा और बोली, जेनी, मैं क्या करूं जेनी? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद नमन मुझे छोड़कर चला गया और उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो कभी लौटकर मेरे पास वापस नहीं आएगा। क्या करूं जेनी, मैं क्या करूं? जेनी ने थोड़ी नाराजगी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब ये क्वेश्चन तुम मेरे से काहे को पूछता है? मैं क्या सजेस्ट करेगी तुमको? हाँ, मैंने तुमको पूछा भी था बट तुमने मेरे को आंसर नहीं किया। एवरी टाइम जब सब कुछ एकदम मैसअप हो जाता है ना, तब तुमको जेनी का याद आता है। मेरे को तो नॉलेज भी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है रे। उसकी बात सुनकर एक बार फिर से पायल की आंखों से आंसू बहने लगी थी। उसने सुबकते हुए किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में कहा, उसे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। इतना कहकर उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपाते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वैसे तो जेनी को अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसको ये सब कैसे मालूम पड़ा? तुम तो उसको पूरा प्रूफ दिखाया था ना प्रेगनेंसी का। पायल ने अपने आंसू पोंछते हुए जेनी को शुरू से आखिरी तक जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। नमन ने मुझसे साफ साफ कहा है कि आज के बाद वो कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा और आज से हमारे रास्ते अलग हैं। इतना कहकर पायल ने डिसअपॉइंटमेंट से भरकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी कहने पर किया था। अब मुझे अफसोस हो रहा है क्यों मैंने झूठ बोला नमन से। अगर मैंने उसे अपनी झूठी प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताई होती तो शायद वो मुझे इस तरह छोड़कर कभी नहीं जाता। जेनी ने भी अब उसकी तरफ अफसोस के साथ देखते हुए कहा, मैडम मैं क्या बोले, मेरे को भी बहुत हर्ट हुआ ये सब जानकर, बट तुम खुद ही बताओ उस टाइम और कोई ऑप्शन था क्या तुम्हारे पास? मैं तुमको मूवी में काम करने को बोला पर तुम मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तुमको मालूम भी है कितना सारा रिच मैन तुम्हारे लिए लाइन लगाकर खड़ा होता है। अगर उनमें से एक को भी तुम यस बोल देगा ना तो तुमको अक्का लाइफ कोई टेंशन नहीं रहेगा मैडम। पर तुमको तो वो सिंगानिया के अलावा और कोई मानता ही नहीं है, तो तुम ही बोलो अभी मैं कैसे हेल्प करेगी तुम्हारा? पायल ने अब धीरे से सुबकते हुए जवाब दिया, नहीं जेनी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इतने सालों तक उसके अलावा किसी से प्यार नहीं किया। किसी और के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती जेनी। नमन के अलावा मेरी जिंदगी में और किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इतना कहते कहते एक बार फिर से पायल की आंखों से आंसू बहने लगी थी। तुम्हें पता है आज जब वो मुझे छोड़कर गया तो वो बहुत ज्यादा नाराज था। मैंने उसे आज से पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। नमन के बिना जीने की मैं सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। जेनी ने अब उसके कंधे थपथपाकर उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा मत बोलो मैडम, किसी एक आदमी के लिए अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेना तो रॉन्ग है ना। अरे मैंने तुमको लास्ट टाइम भी वार्न किया था कि रिच मैन कभी ट्रस्टवर्दी नहीं होता है मैडम। ये सब मर्द एक जैसे ही होता है, सब मर्द एक जैसे ही होता है मैडम, बट रिच मेंस आर वर्स्ट ऑफ देम। पर तुम सुनता ही कब है मेरी बात? अब तो तुमको यकीन हो गया ना मेरी बात पर? पायल ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नमन ऐसा नहीं है, वो मुझसे सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला। उसकी बात सुनकर अब जेनी को गुस्सा आने लगा था। उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ओ जीसस, इतना समझाया इसको बट इसको तो कुछ समझने का ही नहीं है। हमें भी तुमको उसी हार्टलेस पर्सन का साइड लेना मांगता है, बोलो। पायल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर जेनी ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम जाकर उसको सॉरी क्यों नहीं बोलता है? पायल ने एकदम से डिसअपॉइंट होते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है जेनी, पहले ही मुझसे नाराज था और अब जो मैंने किया है उसके बाद वो इतनी आसानी से मुझे माफ करने वाला नहीं है। जेनी ने कुछ सोचकर पूछा, अब तो तुमको क्या लगता है इधर बैठकर आंसू बहाने से वो मान जाएगा? अभी आगे क्या डिसाइड किया है तुम? पायल ने अब थोड़ी झल्लाहट भरी आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं डिसाइड किया मैंने, मैं अब बस यहीं बैठकर अपने मरने का इंतजार करूंगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। जेनी ने अब एकदम से इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और फिर पायल की तरफ देखा।
इतना तो वो भी समझ सकती थी कि इन सारी चीजों के लिए पायल उसे ब्लेम कर रही थी। देखो मैडम, ये सब मेरे को मत बोलो आप। मैंने तुमको प्रेगनेंसी वाला सजेशन दिया था, वो वर्क भी किया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी केयर भी करता था, बट तुम मेरे को बिना बताए फिर से अपना कजन के साथ लफड़ा किया। अगर तुम उसको फ्रेम नहीं करता ना, तो आज तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। और मैडम, मैं तुमको इंटेलिजेंट समझता था, तुम ऐसा स्टूपिड लोग के माफी काम करेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब तुम पहले अपना कजन को हर्ट करने का कोशिश किया, मैं तुमको कुछ नहीं बोला, बिकॉज अब उसका सपोर्ट में कोई नहीं था। बट अभी उसको खुद सिद्धार्थ रॉय कपूर प्रोटेक्ट करता है, फिर भी तुमको उसे लफड़ा करना मांगता है। फिर तुमको अगर वो किंजल खुराना के साथ डील करना भी था, तो एक बार मेरे को इस बारे में इन्फॉर्म तो किया होता। बट नहीं, तुमको तो खाली अपना ही भेजा चलाना होता है, और फिर सब मेसअप होने के बाद मेरे को ब्लेम करने का है। जेनी की बातें सुनकर पायल रोना भी भूल गई थी। उसने एकदम से इरिटेट होकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, ठीक है, सब मेरी गलती है, मैंने ये सारी बातें छुपाई तुमसे। हाँ, और मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही, सारी गलती तो सुमन की है, उसी की वजह से आज मैं इस हाल में हूं। जेनी ने अब उसकी तरफ अफसोस के साथ देखते हुए कहा, तुमको अभी भी यही लगता है? तो मेरे को बताओ मैडम, उसने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? उसकी बात सुनकर पायल एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। बोलती भी क्या, ये सच ही तो था। सोनल ने आज तक कभी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी पायल ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। मैडम काम डाउन, अभी अपने माइंड को ठंडा करके इस बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर पायल ने गुस्से से भरकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, काम डाउन, यू रियली थिंक आई कैन काम डाउन? उस कमीनी सोनल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखती रहती। नहीं, उसके किए की सजा उसे मिलकर रहेगी। जेनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके फाइन, जो तुम्हारा विश्व वही करो। वैसे भी पायल को समझाने का कोई फायदा उसे नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने इस पूरे मैटर से किनारा करना ही बेहतर समझा।